चलिए सो स्टार्ट कर रहे भाई लोग अपनी आज की क्लास, ठीक है ना। सो भाई साहब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कैपिटल गेन चैप्टर है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आए। मतलब अगर मैं आपको बताऊं ना तो कैपिटल गेन का जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है ना, जो कि फाइनेंस एक्ट 2024 में आया था बजट। और उसमें भी जो, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2024 जो था, मतलब बजट 2024 जो था, वहां पे दो बार बजट आए थे, एक चुनाव से पहले और एक चुनाव के बाद, यानी इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद, क्योंकि इलेक्शन ईयर था। तो इलेक्शन ईयर्स में क्या होता है कि जनरली साल में दो बार क्या आते हैं, बजट आते हैं। तो एक फरवरी में आया था और एक आया था जुलाई महीने में, 23 जुलाई 2024 को एक बजट आया था। अब फरवरी वाले बजट में इतने कोई खास चेंजेस नहीं थे, लेकिन जो जुलाई 2024 में इलेक्शन के बाद जो बजट आया, इन शॉर्ट 2024 का जो बजट आया, उस बजट के अंदर कैपिटल गेन में बहुत बढ़िया, या बोल सकते हैं बहुत डेंजर वाले चेंजेस करे गए, ठीक है ना। जो जहां कैपिटल गेन में बहुत बढ़िया तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बहुत डेंजर वाले चेंजेस करे गए, ठीक है ना। बढ़िया बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे को भी वो चेंजेस अच्छे नहीं लगे, लेकिन अब जो है वो है, ठीक है ना। वो चेंजेस करेगा और वो चेंजेस जो है वो आज मैं आपको क्या करने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए सो भाई साहब ध्यान से सुनना। अब ये तो हम लोगों को क्लियर क्लियर पता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अच्छा, ये जो नोट्स है अमेंडमेंट्स वाले, ठीक है ना, ये जो नोट्स है अगर आप ओल्ड बैच के हो या आप न्यू बैच की, सभी के लिए है आज के नोट क्लास, ठीक है ना। ये जो क्लास है आप करंट बैच वालों को भी पढ़ा रहा हूँ, ओल्ड बैच वालों को भी है, न्यू बैच वालों को भी, सारे बैचेस के लिए ये पर्टिकुलर लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कैपिटल गेन के अंदर जो चेंजेस हुए वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। अब जो नई बैच वाले हैं उनके लिए ये चीजें उनके नोट्स में ऑलरेडी है, तो अगर उनको चाहिए तो अलग से भी आपको ये नोट्स आपके ड्राइव में मिल जाएंगे, डाल दिए जाएंगे। बट वैसे आपके नोट्स, ये जो नोट्स है, यानी मैंने एक अलग से भी नोट्स बना लिए छोटे से, और ये आपके नोट्स में भी ये चीजें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। मतलब अगर आप अपने नोट्स खोलोगे, सो वो नोट्स के अंदर अगर आप देखोगे, आपके नोट्स में देखोगे, तो ये ऑलरेडी अपना फाइनेंस एक्ट 24 का ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपके नोट्स में, ये चार्ट। इसके अलावा, और अपने क्लास में डिस्कस भी करे थे, ठीक है ना, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये चीज आपके नोट्स में ऑलरेडी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो ये आपके नोट्स में ऑलरेडी पेज नंबर 4.4 पे ही अमेंडमेंट डाल दिया गया है, ठीक है ना। करंट बैच वालों के नोट्स में ये ऑलरेडी है। जो अगर लास्ट बैच वाले, क्योंकि ये लेक्चर मैं लास्ट बैच वालों को भी देने वाला हूं, तो लास्ट बैच वालों के लिए भी लेक्चर रहेगा ये। तो भाई साहब तुम लोग जो, ठीक है ना, तुम लोगों को अलग से मैंने नोट्स तुम्हारे लिए बना दिए है कैपिटल गेन के अंदर, क्योंकि ज्यादा चेंजेस जो आए हैं वो कैपिटल गेन के अंदर ही अमेंडमेंट आए हैं। मतलब अब जैसे किसी ने दिसंबर महीने में एग्जाम दिया होगा, जून महीने में एग्जाम दिया होगा 2024 में, तो उसका हमेशा ये डाउट रहेगा कि भाई क्या चेंजेस है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो कैपिटल गेन में ज्यादातर चेंजेस आए हैं, चेंजेस जो आए हैं वो काय में चेंजेस ज्यादा आए हैं कैपिटल गेन में। देखो एक सबसे पहला चेंज जो आया है, ये आज मैं अमेंडमेंट की स्पेसिफिकली ले रहा हूं, तो जो नॉर्मल चेंज आता है वो ये सबसे पहला चेंज आया, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, ठीक है ना। फालतू में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चों को लगता है कि भैया पूरा टैक्स बदल गया, पूरा टैक्स चेंज हो गया, टैक्स मतलब इतना बड़ा चेंज हो गया। कोई बड़ा बड़ा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। जो सबसे पहला चेंज आया है वो तो आया है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का। अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे पहला चेंज जो आया है वो काय का आया है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का, ठीक है ना। तो अब जिन लोगों ने जून 24 दिसंबर 24 में एग्जाम दिए थे, तो उन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर 23-24 एप्लीकेबल था, और असेसमेंट ईयर 24-25 एप्लीकेबल था। यानी प्रीवियस ईयर 24-24 की जो भी इनकम थी वो आप असेसमेंट ईयर 24-25 में क्या करते थे, उसके ऊपर टैक्स पे करते थे। बट अभी क्या हो गया है आप लोगों के लिए, अब जून 25 और दिसंबर 25 की एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना, जो सबसे पहला अमेंडमेंट क्या आया है, ये तो बच्चे अमेंडमेंट के नाम से बहुत घबरा जाते। एफए मतलब फाइनेंस एक्ट 24, ये एप्लीकेबल, और ये मैं स्पेसिफिकली करंट बैच वालों को भी बता रहा हूं। उसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आते हैं, अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। अब क्या होता है करंट बैच में, कैसा होता है कि हम लोग अमेंडमेंट पढ़ते तो है, बट कहीं ना कहीं अमेंडमेंट मिक्स हो जाता है सब चीजों के साथ, तो उस पर इतना फोकस नहीं रहता। इसीलिए लेक्चर जो है आज जो अपनी क्लास में ले रहा हूं, यहाँ पे मैं करंट बैच वालों को भी और लास्ट बैच वालों को, दोनों को इन्वॉल्व कर रहा हूं। दोनों के लिए ये बैच क्या है स्पेसिफिकली, ये क्लास जो है वो एप्लीकेबल रहेंगी, ठीक है ना। क्योंकि तुम लोग क्या हो जाते हो, जो करंट बैच वाले हैं वो अमेंडमेंट को इज्जत नहीं देते, क्योंकि तुम्हारे लिए वो अमेंडमेंट ऑलरेडी बाकी सारी चीजों के साथ मिक्स हो जाता है, तो तुम लोग इज्जत नहीं देते, और पेपर में वही चीजें आ जाती है, तो पेपर वाला तुम्हारी इज्जत कैसी तैसी कर देता है। समझ में आ रही बात। इसीलिए ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर, एप्लीकेबल फॉर जून 2024
सॉरी जून 2025 एंड दिसंबर 2025, ठीक है। अमेंडमेंट जो हुआ है फाइनेंस एक्ट 24 में एप्लीकेबल है जून 25 के लिए भी और दिसंबर 25 के लिए भी, दोनों बजट से। सबसे पहला अमेंडमेंट तो हुआ है कि अब प्रीवियस ईयर क्या रहे होगा तुम्हारे लिए 2024 2025, मतलब जो भी तुम्हारे क्वेश्चन अब तुमको पूछे जाएंगे वो प्रीवियस ईयर 2024-25 के हिसाब से और असेसमेंट ईयर 2025-26 के हिसाब से रहेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर 2025-26 रहेगा और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर 2024-25 रहेगा और असेसमेंट ईयर 2025-26 यहां पे रहेगा। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये एक सबसे पहली चीज है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अब बात आती है कैपिटल गेन के अंदर अमेंडमेंट्स की। तो कैपिटल गेन के अंदर अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं वो समझने के पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि देखो ज्यादातर अमेंडमेंट कैपिटल गेन के अंदर टैक्स रेट्स और पीरियड ऑफ होल्डिंग को रिलेटेड हुए हैं, ठीक है ना। तो ज्यादातर चेंजेस जो हुए वो कैपिटल गेन के टैक्स रेट्स जो है उससे रिलेटेड चीजों के अंदर हुए हैं। अगर आपको मेरी बात याद आ रही होगी, आपको मेरी बात याद होगी अगर आपने पढ़े हुए हैं, जो कि हमारा एक सेक्शन होता था सेक्शन 111A, कैपिटल गेन का एक सेक्शन होता है, एक सेक्शन 111A, ठीक है ना। और एक और सेक्शन है कैपिटल गेन के अंदर जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 112A। अब सेक्शन 111A और सेक्शन 112A जो है वो क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, वो क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी लिस्टेड इक्विटी शेयर या आप कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या आप यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर आप बेच रहे हो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज और उसके ऊपर आप क्या पे कर रहे हो, एसटीटी पे कर रहे हो, मतलब आप कोई भी इक्विटी शेयर या आप कोई यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच रहे हो, मतलब उसके ऊपर आप एसटीटी क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, ठीक है ना। उसके ऊपर आप क्या पे कर रहे हो, एसटीटी पे कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो उस केस में अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका सेक्शन 111A के थ्रू वर्क करेगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 112A के थ्रू क्या करेगा, वर्क करेगा। अब 111A क्या बोलता था कि भैया अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उसमें जो टैक्स रेट है वो 15% एप्लीकेबल होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये यहां पे क्या बोलता था, अगर भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ये इधर लॉन्ग टर्म वाला जो शेयर से रिलेटेड, जो लिस्टेड शेयर से रिलेटेड, यहां पे जो टैक्स रेट आपका बिफोर अमेंडमेंट है वो कितना था, 10% इन एक्सिस ऑफ 10% इन एक्सिस ऑफ 1 लाख, कि भैया 1 लाख रुपए के ऊपर जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, जो भी आपने शेयर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड इक्विटी शेयर बेचे हैं, तो उसके ऊपर 10% की इन एक्सिस ऑफ ₹1 लाख 10% आपको क्या लगेगा, टैक्स रेट लगेगा। सो बेसिकली ये बात थी। अब गवर्नमेंट ने इसमें क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने ये रेट को चेंज करके 15% की जगह पे 20% कर दिया। नाउ अब से अगर आप कोई भी इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर आप बेच रहे हो तो उसके केस में आपको 15, और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर आप बेच रहे हो, क्योंकि ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल होता है जब आप स्टॉक एक्सचेंज, तो आपके केस में 20% का क्या लगेगा, टैक्स, 15% का टैक्स नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 1। तो 15% की जगह, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ 15% की जगह टैक्स रेट क्या कर दिया गया, 20% कर दिया गया। बट मजेदार पता बात इसमें क्या हो गई, इसमें मजेदार बात यह हो गई क्योंकि ये अमेंडमेंट जो है ये फाइनेंस एक्ट 2024 में जो सेकेंड टाइम चुनाव के बाद बजट आया उसके अंदर ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट लेके आई। जनरली क्या होता है कि फरवरी में बजट आ जाता है और वो बजट जो है वो पूरे साल भर के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, अप्रैल से लेके मार्च तक। बट यहां पे साला प्रॉब्लम क्या होगी कि जो बजट आया वो आया जुलाई में, ठीक है ना, क्योंकि चुनाव था। तो ये अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ने लेके आई ये 23 जुलाई को जो बजट प्रेजेंट हुआ था उस दिन ये अमेंडमेंट लेके आई। तो उसके वजह से इंपैक्ट क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने बोला, यहां पे अमेंडमेंट का इंपैक्ट जो है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड
म्यूचुअल फंड या एक यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट भी रहता है, उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है ना। अगर आप कोई भी ट्रांसफर कर रहे हो इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बिफोर 23rd of July 2024, then STCG अंडर सेक्शन 111A is taxable at the rate of 15%, इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। यानी आप कोई भी अगर इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है ना, ट्रांसफर कर रहे हो थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, आरएससी का फुल फॉर्म लिख लेना, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर बेच रहे हो तो 111A लगेगा, वो तो सेक्शन वही है, सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, सेक्शन वही है 111 है कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप बेच रहे हो, इक्विटी शेयर बेच रहे हो, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेच रहे हो, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बेच रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच रहे हो, सेक्शन वही है, सेक्शन में कोई चेंज नहीं है। लेकिन उसमें जो टैक्स रेट है वो कितना हो गया है, बढ़ गया है, कितना 20%। लेकिन वो टैक्स रेट भी कब बढ़ा, वो बोल रहे हैं कि अगर आपका ट्रांसफर बिफोर, मतलब 23rd of July 2024 के पहले अगर आपने शेयर ट्रांसफर करे, फॉर एग्जांपल आपने 22 जुलाई 2024 को ट्रांसफर करे, तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो 22nd of July को आपने ट्रांसफर करे होंगे वो कौन से प्रीवियस ईयर का इनकम मानी जाएंगी, 24-25 की इनकम मानी जाएंगी, जो हमारा करंट प्रीवियस ईयर है उसी ईयर की इनकम मानी जाएंगी, ठीक है ना। तो बोले देखो अगर आपने बिफोर 23rd of July 2024 को आपने ट्रांसफर किया, ठीक है ना, तो उस केस में अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब उन केस में टैक्स रेट जो है वो कितना ही रहेगा, 15% ही रहेगा। लेकिन अगर आपने वो ट्रांसफर किया है, अगर आपने वो ट्रांसफर किया है ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर दोनों बातें, ऑन मतलब अगर आपने कोई भी शेयर 23rd of July को भी ट्रांसफर किया, ऑन और आफ्टर 23rd of July 2024 को अगर आपने कोई भी एसेट ट्रांसफर किया, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट, ये यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 20%। मतलब अब यहां पे आपके लिए इस साल, खासकर ये अमेंडमेंट इस साल बहुत बड़ा इंपैक्ट देगा, क्योंकि अगले साल जिन्हें जब बच्चा एग्जाम देगा जून 2026 में या दिसंबर 2026 में, उन लोगों के लिए ये अमेंडमेंट इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा। उसका रीजन क्या रहेगा ना, क्योंकि वहां पे कैसा है कि हमेशा भी 20% से इनकम टैक्सेबल होंगी। ये अमेंडमेंट इस साल वालों के लिए क्यों इतना रिलेवेंट हो गया, क्योंकि साला प्रॉब्लम क्या होगी कि ये साल में क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने बोल दी कि 23rd of July 2024 के पहले अगर आपने शेयर बेचे, यानी डेट ऑफ ट्रांसफर जो आपकी है, वो डेट ऑफ ट्रांसफर अगर आपकी, ये मेरे को क्या देखना पड़ेगा, जो आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर है, ठीक है ना, अगर आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर 23rd of July 2024 के पहले है, मतलब बजट के पहले है, 22nd है, 21 है, या तुम्हारा क्या बोलते हैं जून है, मई है, अप्रैल है, जो भी है, तो उस केस में आपको यहां पे क्या लग रहा है, टैक्स रेट वही का वही है जो पुराना था, पुराना वाला क्या था 15%, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऑन और आफ्टर 2024 बेच रहे हो 23rd of July के, तो उस केस में आपको जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, 20% से लगेगा, मतलब वहां पे टैक्स रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब आपको प्रैक्टिकली भी क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपने कुछ शेयर्स जो शॉर्ट टर्म वाले थे वो 23rd of July के पहले बेचे, तो उसके ऊपर आपको टैक्स 15% से निकालना पड़ेगा, और 23rd of July के बाद बेचे तो वहां पे आपको 20% से निकालना पड़ेगा। अच्छा था 23rd of July के बाद कभी भी बेचो, हाँ उसके बाद कभी भी बेचो, क्योंकि रेट चेंज वो डेट पे हुआ ना। अब आपने जुलाई में बेचे, अगस्त में बेचे, सितंबर में बेचे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे साल में कभी भी बेचे, आपके लिए रेट कितना है 20%। तो अमेंडमेंट यह है कि रेट अब चेंज हो गया, कितना हो गया 20% हो गया। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 15% वाला रेट है वो भी अभी हटा नहीं है, मतलब वो भी रिलीवेंट है इस साल के लिए। क्यों रिलीवेंट है इस साल के लिए, क्योंकि 23rd of July के पहले अगर आपने बेचे होंगे तो उस केस में आपको रेट कितना लगेगा, 15% लगाऊंगा, उस केस में आपको रेट कितना लगेगा, 15% लगाऊंगा। इसीलिए ये वाला पॉइंट अभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब इस साल जो इस साल के पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये दोनों रेट ख्याल रखने पड़ेंगे, 15 वाला भी और 20 वाला भी। अगले साल से भले जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए 20% रहेगा, लेकिन इस साल के लिए दोनों रेट एप्लीकेबल है, क्योंकि 23rd के जुलाई के पहले वाले भी ट्रांसफर आएंगे और उसके बाद वाले भी ट्रांसफर आएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये एक अमेंडमेंट इसमें आया। सेम अमेंडमेंट, ऐसे ही अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने, मेरे पास यहां जगह नहीं है इसलिए मैं पीछे लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये सेम अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने, ऐसे ही अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने कहां पे भी लेके आई,
112 ए में भी लेके आई, यानी गवर्नमेंट लालची हो गई और गवर्नमेंट बोली कि भैया हमारे को शेयर मार्केट से जो लोग पैसा कमा रहे हैं उस पर टैक्स ज्यादा लेना है। अब यहां पे गवर्नमेंट का टैक्स रेट कितना था, यहां पे गवर्नमेंट का टैक्स रेट लॉन्ग टर्म वाले केस में कितना था, 10% इन एक्सिस ऑफ 1 लाख, 10% था इन एक्सिस ऑफ 1 लाख, ठीक है ना। हाँ बट ऑब्वियस सी बात है, साल खत्म हो जाता, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म में बेसिकली क्या था, पहले ये रेट था, मैं इसको हटा रहा हूं भैया यहां से। तो पहले लॉन्ग टर्म में क्या रेट था, यानी अगर आप कोई भी ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है ना, यहां पे आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहां पे क्या आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो आप कोई भी ट्रांसफर कर रहे हो इक्विटी शेयर या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है ना, अगर आप ये ट्रांसफर कर रहे हो थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, आरएससी का मतलब क्या हो गया, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है ना। तो उस केस में यहां पे अगेन दो बातें हो जाएंगी, यहां पे भी क्या होगी, दो बातें होगी। यहां पे भी गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लेके आई, और अमेंडमेंट क्या लेके आई, यहां पे भी गवर्नमेंट ने क्या लेके आई, अमेंडमेंट लेके आई। गवर्नमेंट ने यहां पे क्या बोली, थोड़ा ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने यहां पे क्या बोली, यहां पे भी गवर्नमेंट ने यही बात बोल दी, यहां पे भी गवर्नमेंट ने क्या बोली, यहां पे गवर्नमेंट ने बोली कि भैया देखो अगर डेट ऑफ ट्रांसफर आपका 23 जुलाई 2024 के पहले है, 23 जुलाई 24 के पहले, ऑन भी नहीं, उस 23 जुलाई को भी नहीं बोल रही, वो 23 जुलाई 2024 के पहले अगर आपका डेट ऑफ ट्रांसफर है, और वो ट्रांसफर आप क्या कर रहे हो, वो आप ट्रांसफर कर रहे हो कोई इक्विटी शेयर या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, काय के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है ना। तो उस केस में बोले देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सिस ऑफ 1 लाख। पुराना रेट यही था कि भैया 1 लाख रुपए के ऊपर अगर होता है तो उसके ऊपर आपको 10% लगाना है ना, 1 लाख रुपए के ऊपर, मान लो आपका अगर फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शेयर्स आपने लॉन्ग टर्म वाले बेचे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है ना, इक्विटी शेयर, और उसके ऊपर आपको मान लो 2.5 लाख रुपए का क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो आप क्या करते थे, 2,50,000 माइनस 1 लाख, बैलेंस के ऊपर आप क्या करते थे, 10% टैक्स चार्ज करते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या करी, यहां पे गवर्नमेंट ने बोली कि अगर आप कोई भी शेयर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई को बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.5% in excess of rupees 1,25,000, इन एक्सिस ऑफ रुपीज 1,25,000। तो अमेंडमेंट ये आया कि पहले ये रेट 10% था, अब गवर्नमेंट ने रेट को 12.5% कर दिया, ठीक है ना। पहले जो था वो 1 लाख रुपए तक का आपको टैक्स नहीं ले रही थी गवर्नमेंट, अब बोल रही गवर्नमेंट कि हम 1,25,000 तक पे टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या हो रही है, हम आपसे 1,25,000 तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लेंगे। पहले वही लिमिट कितनी थी, पहले वही लिमिट कितनी थी, 1 लाख थी, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे इंपैक्ट क्या हो गया, इंपैक्ट ये हो गया कि अगर आपने कोई भी शेयर्स जो लॉन्ग टर्म है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, देखो पहले तो ये समझो, आपको पहले ये देखना है कि वो 112A में जा रहा है या 111A में जा रहा है, ठीक है ना। कोई भी चीज आपको ये देखनी है कि 112A में जा रही है या 111A में जा रही है। अब ये कैसे देखोगे 112A या 111A है, सबसे पहले आप ये देखोगे इक्विटी शेयर है या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, ये है, ठीक है। अच्छा ये काय के थ्रू बेचे जा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, हाँ, तो मतलब या तो ये 111A में जाएंगे या तो 112A में जाएंगे। 111A में कब जाते हैं, जब इसके ऊपर जो गेन हो रहा है वो शॉर्ट टर्म है, मतलब आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है इन एसेट्स की वो 12 महीने या 12 महीने से कम है। पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर आपकी 12 महीने या 12 महीने से कम है तो ये शॉर्ट टर्म कहलाई जाएंगे, क्योंकि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो इनमें पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी देखी जाती है, 12 महीने, तो 12 महीने या 12 महीने से कम है तो ये शॉर्ट टर्म होंगे। तो शॉर्ट टर्म है तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि सेक्शन 111A लग गया। और उसके बाद आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी, वो क्या देखनी पड़ेगी कि भैया इसका डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है, क्या इसकी डेट ऑफ ट्रांसफर 23 जुलाई के पहले है। अगर इसकी डेट ऑफ ट्रांसफर 23 जुलाई के पहले है, अगर इसकी डेट ऑफ ट्रांसफर 23 जुलाई के पहले है, तो भैया इसके ऊपर इसमें जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पर हम 15% का रेट से टैक्स लगाएंगे।
अगर इसकी डेट ऑफ ट्रांसफर 23 जुलाई एग्जैक्ट 23 जुलाई 2024 है ऑन, या 23 जुलाई 2024 के बाद है, तो उस केस में हम उसके जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर 20% टैक्स लगाएंगे। वैसे ही अगर मान लो शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म आ जाता है, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा है, मतलब जो इक्विटी शेयर या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आप बेच रहे हो और वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच रहे हो और उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा है, मतलब वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। और अगर वो लॉन्ग टर्म हो रहा है तो उस केस में आप क्या देखोगे कि डेट ऑफ ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 के पहले है, तो उसके केस में पुराना वाला जो रेट था, मतलब टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, और अगर 23 जुलाई को है या उसके बाद है तो टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। सॉरी ये 1,25,000 है, 12 लाख गलती से ये 125 है, एक जीरो ज्यादा लग गया, तो ये आ गया 1,25,000। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर समझाऊं तो फर्क इतना ही पड़ा, एग्जाम्पल समझने के लिए समझो। डेट ऑफ ट्रांसफर आपका है, डेट ऑफ ट्रांसफर 15/5/2024 फॉर रुपीज 10 lakhs, फॉर रुपीज 10 lakhs। बेटा क्लियर हो रही है सबको बातें, यस और नो, सब बराबर है, क्लियर चल रहा है? तो डेट ऑफ ट्रांसफर 15/5/2024, आवाज वगैरह सबको बराबर आ रही है? एक बार क्लियर कर दो मेरे को, यहां तक सबको क्लियर है? एग्जांपल लूं मैं एक छोटा सा और अच्छे से क्लैरिटी के लिए, फटाफट से बोलो, यहां तक सबको क्लैरिटी है क्या? यस और नो? डन, चलो इजी है, कुछ बहुत मेजर चीज चेंज नहीं है, बस ये है कि चीजें चेंज हुई है तो बस वो आपको समझनी है और कुछ नहीं। ठीक है ना? कितने रुपए में बेचे? 10 लाख रुपए में। क्या बेचे? इक्विटी शेयर ट्रांसफर थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मैं शॉर्ट में लिखूंगा आरएससी, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना? एंड परचेस ऑन 20th of December 2021 एंड परचेस ऑन 20th of December 2021। ठीक है ना? फॉर रुपीज 3 lakhs, फॉर रुपीज 3 lakhs, बराबर, फॉर रुपीज 3 lakhs। क्लियर? अच्छा, एक और चीज आप लोगों को याद रहनी चाहिए, मैं बता दे रहा हूं, नए वाली बैच वालों को अगर याद नहीं, मतलब कल शायद बता लास्ट क्लास में बताना रह गया था, मैं एक चीज और बता देता हूं कि जो 112A है ना, यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है पहले से। हाँ, यानी पहले से ही सेक्शन में लिखा हुआ है, आज से नहीं, पहले से ही। हाँ, नो इंडेक्सेशन, मतलब बेसिकली जो 112A में जो चीजें कवर होती है उसमें गवर्नमेंट ने पहले से इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दी थी। मतलब शायद ये करंट बैच वालों को लास्ट क्लास में मैंने जब पढ़ाया था, ओल्ड बैच वाले देख रहे होंगे उनको पता है, बट अगर करंट बैच वाले देख रहे होंगे तो उनको बता दूं कि जो आपका 112A होता है इसमें पहले से ही कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं देती है। मतलब बेसिकली अगर आप भले ही ये जो 112A है यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए सेक्शन है, भले ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आप क्योंकि ऑलरेडी 10% से टैक्स देते हो, या अभी 12.5 हो गया, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं, उसी के अंदर कंटिन्यू करो। हाँ, तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट पहले से नहीं मिलता, ऐसा नहीं है कि अभी गवर्नमेंट ने मना करी, पहले से इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। दैट मींस आप डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस करते हो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको पहले से ही नहीं मिलता है। ठीक है ना? ये वाले सेक्शन में मैंने ये नहीं बोला कि सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलता है, मैंने बोला ये सेक्शन में पहले से ही इंडेक्सेशन का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है ना? क्लियर? तो भैया परचेस करा 20th of 12 2021 को फॉर रुपीज 3 लाख। अब इस केस में मेरे को कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग, अच्छा पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है इसकी, 20/12/2021 से लेके 15/5/2024 विच इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स। सर 12 मंथ्स क्यों? क्योंकि ये लिस्टेड इक्विटी शेयर है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच रहे हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप तभी बेचोगे जब वो लिस्टेड होंगे, बिना लिस्टेड वाले थोड़ी ना स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचोगे, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा मतलब लिस्टेड है, तो लिस्टेड वालों के लिए तो वैसे ही 12 महीने का पीरियड है। ठीक है ना? विच इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स। ठीक है ना? अच्छा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना रहेगा बताओ इस केस में? फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना रहेगा? हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना रहेगा सर? 10 लाख। कुछ ट्रांसफर एक्सपेंसेस अगर होंगे तो वो माइनस करो, नहीं होंगे तो उसको जीरो करके आगे बढ़ जाओ। अभी यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहे,
तो आपका नेट फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना आ गया 10 लाख, माइनस यहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, पहले से ही गवर्नमेंट ने ये सेक्शन के अंदर जो चीजें इस सेक्शन के अंदर कवर होती है, कौन सी चीजें, अगर आप इक्विटी शेयर बेच रहे हो, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेच रहे हो, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच रहे हो, तब ये सेक्शन के अंदर, और लॉन्ग टर्म है तब वो ये सेक्शन के अंदर कवर होती है। और इस सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने पहले से ही इंडेक्सेशन को क्या करके रखा हुआ है, मना करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पे वैसे ही पहले से इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो यानी कॉस्ट इसकी कितनी है हमारी, खरीदे कितने में थे हमने, 3 लाख रुपए में खरीदे थे, बेचे कितने में, 10 लाख रुपए में, बराबर बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। तो यहां पे मेरा देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया 3 लाख, यहां पे मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया 3 लाख। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं पीछे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरा यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, ठीक है ना, सॉरी 7 लाख आ गया ना, 3 लाख कैसे आ गया, 7 लाख आ गया, कितना आ गया 7 लाख, तो ये आ गया 7 लाख, बराबर। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना हो गया चाचा, 7 लाख हो गया। अब ये जो 7 लाख मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, तो इसके ऊपर मैं टैक्स रेट कितना लगाऊंगा, क्योंकि ये ट्रांसफर टैक्स रेट कितना लगेगा इसके ऊपर, बोलो, टैक्स रेट मेरे को लगेगा 10% इन एक्सिस ऑफ ₹1 लाख। दैट मीन्स यहां पे जब मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 7 लाख का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1 लाख तक गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, और उसके ऊपर 10%, मतलब मेरा टैक्स कितना आ गया यहाँ पे 60,000 आ गया, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह सब, वो तो नॉर्मल है, ठीक है ना, 4% वगैरह वो तो नॉर्मल है, हर जगह आता है, क्लियर, बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कि मैंने बस 7 लाख आया उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब ये एग्जांपल को मैं अगर चेंज कर दूं, ये क्योंकि मेरी यहां पे डेट ऑफ ट्रांसफर क्या थी, बोलो, क्योंकि मेरी यहां पे डेट ऑफ ट्रांसफर क्या थी 15 मई 2024, तो क्योंकि यहां पे जो मेरी डेट ऑफ ट्रांसफर थी वो 15 मई 2024 थी, मतलब 23 जुलाई 2024 के पहले वाली थी, इसीलिए मैंने यहां पे टैक्स रेट जो है वो कितना लगाया, 10% इन एक्सिस ऑफ 1 लाख लगाया। लेकिन अगर यही एग्जांपल को मैं चेंज कर दूं, सेम एग्जांपल मैं लूं और सेम एग्जांपल में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चेंज करता हूं, यहां पे 15 मई की जगह मैं इसको कर देता हूं 15 सितंबर, 15 मई की जगह मैं यहां पे कर देता हूं 15 सितंबर की, मैंने बेचा इसको 15 सितंबर को, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा इसको, मैंने खरीदा भी वही डेट पे था 2021 में, 3 लाख रुपए का खरीदा था, बाकी रेस्ट ऑल थिंग्स आर सेम, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे लिए बट ऑब्वियस सी बात है, यहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो क्या हो जाएंगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मेरे लिए आंसर कैलकुलेशन कैपिटल गेन जो कैलकुलेट करूंगा उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो वैसे का वैसे है, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूं ताकि आपको ये मालूम पड़े कि अलग क्या है। तो वो वैसे का वैसे ही है, सिर्फ यहां पे मैंने डेट ऑफ ट्रांसफर क्या कर दिया 15/9/2024, ठीक है ना, बाकी रेस्ट ऑल थिंग्स आर सेम। तो 15 सितंबर 2024, सो माय 15 सितंबर 2024, बराबर, ये आ गया 15 सितंबर 2024। अच्छा, अब मैं कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करूंगा बताओ, सर मैंने बेचा कितने में 10 लाख में, फुल वैल्यू कंसीडरेशन 10 लाख, सर मेरे लिए यहां पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंसेस है नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता ही नहीं है क्योंकि 112A के अंदर जो चीजें कवर होती है उनमें कभी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो नो इंडेक्सेशन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टैक्स रेट कम है, एक्चुअली इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्यों नहीं देती थी, पहले से ही गवर्नमेंट नहीं दे रही, ऐसा नहीं आज या अभी फाइनेंस एक्ट 24 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करी, नहीं 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 भाई, इसमें सिर्फ इतना सा अमेंडमेंट है कि इसका टैक्स रेट चेंज हुआ है, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं। इस सेक्शन में पहले से ही गवर्नमेंट टैक्स रेट का क्या बोलते हैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दे रही थी। तो अब मैंने बिफोर अमेंडमेंट भी देखे क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं था, अभी भी देखे, बस अब यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा कितना है, सेम 7 लाख, पहले भी वही आया अभी भी वही आया, जो चेंज हुआ है वो क्या चेंज हुआ है, टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका, क्योंकि टैक्स रेट जो है वो चेंज हो गया। तो टैक्स रेट चेंज हुआ है तो गवर्नमेंट ने बोल दी भैया यहां पे 7 लाख रुपए अगर तेरा कैपिटल गेन है तो इस केस में तू क्या करेगा, तेरा टैक्स रेट जो है वो तेरे लिए एप्लीकेबल होगा 12.5% इन एक्सिस ऑफ
in excess of rupees 1,25,000, in excess of rupees 1,25,000। ठीक है ना, क्यों ऐसा हुआ बोलो? डेट ऑफ ट्रांसफर इज ऑन और आफ्टर, ये डेट याद रखनी पड़ेगी, 23 जुलाई, इसी दिन पे बजट आया था। क्लियर? तो यहां पे टैक्स क्या आ जाएगा मेरे भाई, 7 लाख माइनस 1.25 लाख यानी 1,25,000 इंटू 12.5%। तो बेसिकली दी टैक्स वुड बी अराउंड 7 लाख माइनस 1,25,000 इंटू 12.5%, तो 71,000, 7 lakhs minus 125 into 12.5, so my tax would be 71,875 and rest all the things are same, 4% health and education cess and all, वो सब सेम है। ठीक है ना, बाकी उसमें कोई अमेंडमेंट या उसमें कोई चेंज नहीं है, तो बस अमेंडमेंट का यही एक इम्पैक्ट है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे सेम चीज सेम, ठीक है ना, सेम चीज जो है वही आपका शॉर्ट टर्म वाले में भी है। सेम एग्जांपल अगर मैं शॉर्ट टर्म वाले में भी लूं वही है, बस फर्क इतना सा है कि वहां पे टैक्स रेट जो है वो कितना है, पहले 23 जुलाई के पहले अगर ट्रांसफर डेट थी तो वहां पे टैक्स रेट आपका कितना था, वहां पे आपका टैक्स रेट जो है वो 15% था, और 23 जुलाई के बाद या 23 जुलाई डॉट भी, मान लो 23 जुलाई को भी आपने अगर बेचा है तो उस दिन भी आपके लिए टैक्स रेट जो है वो नया वाला ही लगेगा, 20% वाला। ठीक है ना, तो सेम एग्जांपल वहां पे भी आप बोल सकते हो, बाकी कुछ वहां पे अलग नहीं है, सेम यहाँ पे और यहाँ पे, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, लिखना था ये सब, फोटो लेनी है, बारात में आओ क्या बे, फोटो लेनी है, लिखा करो साथ साथ में। क्या मैं टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे, हाथ से लिख रहा हूँ एक एक चीज ताकि आपको ख्याल रहे, फोटो लेनी है बेटा। भारत बच्चा बोलता है कि सर 111A में इंडेक्सेशन नहीं है, ये माउस है तेरा सर है, फोड़ देता हूं मैं, अच्छा लगेगा। अबे गधे, 111A तो वैसे ही शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म में तो वैसे ही इंडेक्सेशन का कोई लेना देना नहीं रहता, तो 111 में इंडेक्सेशन भाई शॉर्ट टर्म है ना, वो तो शॉर्ट टर्म में तो वैसे ही इंडेक्सेशन नहीं रहता। गुड मॉर्निंग, तो वहां तो वैसे ही कोई इंडेक्सेशन का लेना देना नहीं है, समझी कहानी? तो ये एक अमेंडमेंट जो आपको यहां पे आया। ठीक है, इसके अलावा अब जो अमेंडमेंट आया वो आया सेक्शन 112 में, इसके अलावा जो अमेंडमेंट आया वो आया सेक्शन 112 में। ठीक है ना, इसके बाद जो अमेंडमेंट आया वो आया सेक्शन 112 में। अब तुम बोलोगे 112 क्या है, तो मेरे चाचा 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो आपको नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है ना, जो नॉर्मल आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके अंदर आया। यहां पे 24 मंथ्स क्यों आना चाहिए, कुछ कुछ लोग आज नशे में बैठे हैं क्या बेटा? यहां पे 24 मंथ्स क्यों आना चाहिए? या आप इक्विटी शेयर पीरियड ऑफ होल्डिंग, आपको याद होगा तो मैंने पीरियड ऑफ होल्डिंग बताई थी, अगर आप इक्विटी शेयर बेचते हो या आप यूनिट ऑफ या लिस्टेड शेयर बेचते हो या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचते हो या जीरो कूपन बॉन्ड बेचते हो, ठीक है ना, याद आ रहा है, या यूटीआई के म्यूचुअल फंड बेचते हो, ठीक है ना, यूनिट्स ऑफ यूटीआई बेचते हो, मतलब तो ये 4 केसेस में पीरियड ऑफ होल्डिंग वुड बी 12 मंथ्स की, 12 मंथ या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। अब ये क्योंकि लिस्टेड शेयर्स है तो बट ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, तो यहां पे एक अमेंडमेंट आया। अब इसके अलावा जो अमेंडमेंट आया दैट अमेंडमेंट इज अंडर सेक्शन 112। ये एक खतरनाक अमेंडमेंट आया है, छोटा सा अमेंडमेंट लेकिन उसका इंपैक्ट खतरनाक है, जिसके लिए इवन मैं आपको बताऊं ना तो पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन भी उठाया, और राघव चड्ढा करके जो है ना, आप आम आदमी पार्टी वाला सीए है, भले वो आम आदमी पार्टी में लेकिन टैलेंटेड बंदा है, मतलब वैसे मेरे को आम आदमी इतने कोई पसंद नहीं लेकिन वो बंदा टैलेंटेड है, सही क्वेश्चन उठाता है वो, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना वो भी, सही आदमी, सही उठाता है चीजें। तो उसने भी ये बात उठाई थी वहां पे, ऐसा नहीं उठाई थी। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते। तो मुद्दा ये है बेसिकली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन का कंसेप्ट ही हटा दी, यानी गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था, गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन का कंसेप्ट ही हटा दी। जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, यानी सर इंडेक्सेशन इतना सारा हमने पढ़े, ठीक है ना, अब इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, सुनाता हूं क्या हुआ।
गवर्नमेंट ने बोली देखो भैया, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट if asset is transferred on or after 23rd of जुलाई 2024। तो गवर्नमेंट ने क्या बोली भैया देखो, कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आप अपना एसेट, इफ एसेट, अच्छा मैंने यहां पे एक और लिखना चाहिए था, ये तो बच्चा कोई ना कोई छोटा सा कंफ्यूजन और लेके आ जाएगा फालतू में, तो मैंने यहाँ पे एक और वर्ड लिखना चाहिए था, लिख देता हूं, ये तो फालतू में बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगा। रुक जाओ एक मिनट। इफ एसेट विच इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, विच इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट is transferred on or after 23rd of July 2024। बोले अगर कोई भी एसेट आपका 23rd of July 2024 के बाद या 23rd of July 2024 को आपका कोई भी एसेट अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसके ऊपर हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। बात खत्म होगी, टॉपिक खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट ने पहले ऐसा, पार्लियामेंट में जब फाइनेंस, पहले क्या होता है बिल आता है ना पार्लियामेंट में, तो पहले जब फाइनेंस पार्लियामेंट में बिल आया तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बोल दी कि इफ एसेट विच इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23rd of July 2024, हम उसमें कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे, मतलब आपको कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और उसमें फिर गवर्नमेंट ने क्या करी कि बोले हम टैक्स रेट को कम कर रहे हैं, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, नॉट 111, नॉट 112, अंडर सेक्शन 112 इट्स टैक्सेबल at the rate of 12.5%, it taxable at the rate of 12.5%, which is earlier taxable at 20%। यानी गवर्नमेंट ने क्या बोली, देखो भैया हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम इंडेक्सेशन का जो लफड़ा है, इंडेक्सेशन का जो टेबल है, इंडेक्सेशन का जो सर्कस है, वो इंडेक्सेशन का पूरा सर्कस ही खत्म कर दे रहे, ठीक है ना। मतलब आप भूल जाओ कुछ इंडेक्सेशन जैसी चीज होती है, ना हम आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कोई इंडेक्सेशन देंगे, ना हम आपको कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंडेक्सेशन देंगे, बोले भले वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। सर इन्हें क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान हो गया ना, मजा आ गई। हाँ बात तो सही है, क्वेश्चन सॉल्व करना तो आसान हो गया, लेकिन जिसको टैक्स भरना पड़ेगा उसके लग गए। ऐसे देखा जाए तो वैसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते थे, फुल वैल्यू कंसीडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नेट फुल वैल्यू कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। वैसे ही लॉन्ग टर्म भी करना है, फुल वैल्यू कंसीडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नेट फुल वैल्यू कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स नहीं करना, नहीं सीधा डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट में भी इंडेक्सेशन नहीं, इंडेक्सेशन का कंसेप्ट ही परमानेंटली गवर्नमेंट ने हटा दी। तो ना आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस ही नहीं करनी है, ना आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करनी है, सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिंपल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये माइनस करनी है। और आपका क्या आ जाएगा लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैलकुलेट करने के तरीके में जो चेंज था कि शॉर्ट टर्म में हम इंडेक्सेशन, शॉर्ट टर्म में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करते थे, यहां पे हम लॉन्ग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करते थे। अब उन्होंने वो इंडेक्सेशन ही हटा दिया, बोले कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन अब इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा तो उससे क्या इंपैक्ट होगा, तुम अपना फायदा सोचते साला कि हमारे को क्वेश्चन कम सॉल्व करना पड़ेगा, हमारे को मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, तुम अपना फायदा सोचते, तुम्हारा फायदा मत सोचो, जो बंदा टैक्स भरता है क्लाइंट जो तुम्हारा आगे बनेगा उसकी बात सोचो, ठीक है ना। बट उससे प्रॉब्लम क्या होगा, क्यों अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो बढ़ जाएंगी, सॉरी कम हो जाएंगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है तुम्हारी वो कम हो जाएंगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो तुम्हारी कम हो जाएंगी, क्योंकि इंडेक्स, अगर तुम इंडेक्स करते थे तो उस समय की वैल्यू को तुम आज पे इन्फ्लेशन एडजस्ट करके लेके आते थे, तो इंडेक्स कॉस्ट होने के बाद तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है इंडेक्सेशन करने के बाद वो ज्यादा आती थी आफ्टर इंडेक्सेशन, बट ऑब्वियस सी बात, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा आती थी, उस वजह से तुम्हारा जो गेन है
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो कम आता था, कॉस्ट ज्यादा आएंगी तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा आएंगी तो तुम्हारा जो गेन है वो कम आता था, और गेन कम आता था तो तुम्हारा इनकम कम, मतलब उसके ऊपर टैक्स कम लगता था, बराबर है ना। बट टैक्स लगता था तुम्हारा 20% से, बट तुम्हारा टैक्स लगता था 20% से। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो भैया हमको मालूम है कि इस केस में तुम्हारी अब इंडेक्सेशन हटाने के बाद तुम्हारी कॉस्ट कम हो जाएंगी, कॉस्ट कम हो जाएंगी इन द सेंस इंडेक्सेशन नहीं होगा तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कम रहेंगी एज कंपेयर टू इंडेक्स कॉस्ट, ठीक है ना, जो एक्चुअल कॉस्ट रहेंगी वही कॉस्ट रहेंगी। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है तुम्हारी, जो तुम माइनस करोगे, ठीक है ना, वो कम होने की वजह से, इंडेक्सेशन ना होने की वजह से तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ जाएगा। तो बोले हम इतने लालची नहीं है, तुम्हारा गेन जो बढ़ रहा है अब वो गेन के ऊपर हम 20% से टैक्स ना लगाते हुए 12.5% से टैक्स लगाएंगे, हम 20% से टैक्स ना लगाते हुए 12.5% से टैक्स लगाएंगे। बोले हम अच्छे लोग हैं, बोले हम 20% से टैक्स नहीं लगाएंगे, बोले अब कितना लगाएंगे, 12.5% से टैक्स लगाएंगे। तो बोले आपका इस पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था, बोले आप इंडेक्सेशन करते थे, इंडेक्स करने के बाद आपकी कॉस्ट बढ़ जाती थी और आपका गेन कम हो जाता था, लेकिन जो कम गेन रहता था उसके ऊपर आपको 20% से टैक्स देना पड़ता था। अब क्या होगा, बोले कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको इंडेक्स नहीं करोगे तो कॉस्ट आपकी कम रहेंगी, गेन आपका बढ़ जाएगा, लेकिन जो गेन बढ़ गया है उसके ऊपर आपको 12.5% देना है, बोले 20% टैक्स नहीं देना है। कितना, 12.5% देना है। नहीं, जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूं, इधर ध्यान दो काजल, ठीक है, कितने देना, 20%, 12.5% टैक्स देना है। ये गवर्नमेंट ने कंसेप्ट लेके आई। अब ये कंसेप्ट आ तो गया, बिल जब पार्लियामेंट में आया तो ये कंसेप्ट तो आ गया, इसके ऊपर हंगामा चालू हो गया, ठीक है ना, इसके ऊपर हंगामा चालू हो गया। अच्छा, जिनको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ बच्चों को शायद पहले पढ़े नहीं होंगे या भूल गए होंगे, तो उनको मैं वापस से बता देता हूं मैं क्या पढ़ा रहा हूं। देखो 4 सेक्शन होते थे हमारे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है ये सेक्शन पढ़ने के पहले, मैं आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो ना, इसलिए एक बार वापस से थोड़ा सा ना पुरानी वाली जो हम क्लास में पढ़ते हैं उसको रिवाइज करा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, जस्ट फॉर दिस सेक। मेरी गंदी सी हैंडराइटिंग जो है उसके अंदर मैं धीरे से छोटा सा बाइफर्केशन करके देता हूँ क्लास में पढ़ाते समय, ठीक है ना, बहुत ही गंदी सी हैंडराइटिंग में मैं बाइफर्केशन करता हूं कि भाई 4 तरीके की चीजें होती है। एक होता है नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर एक सेक्शन 111 ए, एक होता है नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाला, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट साहब, मैं वापस से रिवाइज करा दे रहा हूं क्योंकि सेक्शन पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूजन होगा, बच्चों को याद नहीं होगा तो अमेंडमेंट का इंपैक्ट भी समझ में नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगी। तो हमने अभी 2 सेक्शन पढ़े, एक पढ़े 111 ए वाला, जहां पे मैंने आपको बताया कि जो 15% का रेट है वो 20% हो गया है, बट ट्रांसफर 23 जुलाई के बाद या 23 जुलाई को है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया 112 ए, जहां पे मैंने आपको पढ़ाया कि भैया ये 10% और 1 लाख की जगह 12.5% और 125 इन एक्सेस ऑफ हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो 111 ए है और 112 ए जो सेक्शन है ये तभी एप्लीकेबल होते हैं, इसके हिसाब से टैक्स रेट तभी लगता है अगर आप कोई इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये तीनों में से कोई भी कैपिटल एसेट आपका है और आप इसको रिकॉग्नाइज, आप इसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच रहे हो, मतलब इसके ऊपर एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब इसको आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तभी ये 111 ए लगेगा या 112 ए लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म है तो 112 ए लगेगा, शॉर्ट टर्म है तो 111 ए लगेगा, बराबर। लेकिन अगर मैं इनके अलावा कोई और एसेट बेचता हूं, मतलब कैपिटल एसेट में तो बहुत सारे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, अनलिस्टेड शेयर है, या कोई शेयर में विदाउट मैं स्टॉक एक्सचेंज पे ना बेचते हुए डायरेक्टली बेच रहा हूं, या गोल्ड है, या कोई भी चीज है, मतलब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है। तो अदर देन अगर ये इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मैं बेच रहा हूं, इनको छोड़ के अगर मैं कोई और कैपिटल एसेट, एग्जांपल के तौर पे मैं गोल्ड बेच रहा हूं, मैं कुछ और बेच रहा हूं अदर देन दिस, तो वो कहां पे गवर्न होते हैं, वो जाते हैं, अगर उसमें लॉन्ग टर्म हो रहा है आपको तो लॉन्ग टर्म चले जाता है वहां पे 112 में, बराबर। तो एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन 112 ए वाले को छोड़ दो, अगर आप 112 ए वाले जो है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के बाकी सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो कितने परसेंट से टैक्सेबल होते थे, 20% से। क्या मैं गलत बोलिया, क्या मैं गलत बोला, नहीं ना, वो कितने परसेंट से टैक्स होते थे, 20% से। लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है ना, नॉर्मल वाला, मतलब नॉर्मल इन द सेंस अदर देन 111 ए वाला, अगर वो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वो नॉर्मल टैक्स रेट मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी, स्लैब रेट, कंपनी पार्टनरशिप फर्म के जो रेट्स है उनके हिसाब से वो टैक्सेबल होते थे, बराबर, हाँ या ना। अब जो आपका नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आया, मतलब ये आज भी जो स्लैब रेट और नॉर्मल टैक्स रेट है
उसके हिसाब से टैक्सेबल होते हैं। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, बराबर, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसके अंदर अमेंडमेंट है जो मैंने आपको अभी लिखाया 15 और 20% वाला, यस अमेंडमेंट। इसके अंदर भी अमेंडमेंट है जो मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया, पढ़ा के लिख के बताया। इसके अंदर भी वही अमेंडमेंट है कि 10% की जगह 12.5% हो गया है टैक्स रेट। 1 लाख तक का जो बेनिफिट मिलता था वो 1,25,000 तक का बेनिफिट दे रहे कि 1,25,000 तक गेन के ऊपर नहीं लगाएंगे, 1,25,000 के ऊपर वाले गेन के ऊपर ही 12.5% लगाएंगे। तो यहाँ पे यस अमेंडमेंट, यहाँ पे यस अमेंडमेंट जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, बराबर। यहाँ पे नो अमेंडमेंट, जो अगर मान लो आप कोई भी कैपिटल एसेट बेच रहे हो, कोई भी एनी कैपिटल एसेट, एनी मतलब एनी, एक्सेप्ट जो 111A के अंदर कवर हो रहे हैं उनको छोड़ दो। इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचते हैं अगर, तो ही वो 111A में आते हैं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, तो ही वो 111A में आते हैं। उनको छोड़ दो, उनको छोड़ के तुम गोल्ड बेचो, बिल्डिंग बेचो, घर बेचो, बेचो जिसको बेचना है, इवन शेयर्स बेचो, बट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मत बेचो, तो भी वो नॉर्मल वाले में जाएंगे। और नॉर्मल वाला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपका स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होता है, बराबर। या अगर कंपनी तो उनके जो नॉर्मल रेट है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। वैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच रहे हैं तो 112A लगता है। बट इनको छोड़ के तुमने साला कुछ और बेचा तो नॉर्मल 112 सेक्शन जो है वो लगता है। तुम क्यों, तुमको लग रहा होगा सर कितने फोर्स कर करके एक एक वर्ड को बोल रहे, भाई कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को बाद में, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है बाद में स्टूडेंट्स को। सुनने का तो उनको धीरे धीरे समझ में आ जाता है हल्का हल्का, बट बाद में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैं इतना क्लियर बता रहा हूं और सिंपल भाषा में बता रहा हूं। तुम अभी वो लेवल पे नहीं हो कि तुमको टेक्निकल भाषा में पहले बता दूं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे तुम्हारे को बहुत। तो सिंपल भाषा में समझो, बाद में टेक्निकल तुम समझ सकते हो, अपन समझ लेंगे। तो अब नॉर्मल कैपिटल गेन तुम्हारे को जो होता है वहां पे तुम्हारे को 20% टैक्स लग रहा था, बराबर। अब 23 जुलाई को बजट आया, उस दिन गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लेके आ गई इसके अंदर भी। अब क्या अमेंडमेंट लेके आ गई 112 में, अब ये ध्यान से सुनना। तो गवर्नमेंट ने बोली, कहां गया वो अमेंडमेंट शीट, हाँ, गवर्नमेंट ने क्या बोली, इफ एसेट, एसेट मतलब और अच्छे से लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, इफ कैपिटल एसेट, इफ कैपिटल एसेट, आपके लिए और लिख देता हूं क्लियर ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं ना रहे माइंड में। इफ capital asset which is a long term capital asset is transferred on or after 23rd of July 2024 and LTCG under section 112 is taxable, ठीक है ना, और लिखते समय मैं, हाँ, then LTCG under section 112 is taxable at the rate of 12.5% which is earlier taxable at the rate of 20%, जो पहले 20% के हिसाब से क्या होता था, टैक्सेबल होता था, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने सेक्शन में क्या करी, चेंज लेके आई, अमेंडमेंट लेके आई, बराबर। तो अब ये क्लियर हो गया कि आप कोई भी कैपिटल एसेट अगर 23rd ऑफ जुलाई के बाद अगर आपका बेच रहे हो या 23rd ऑफ जुलाई को भी बेच रहे हो, ठीक है ना, अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट 23rd ऑफ जुलाई को बेच रहे हो या उसके बाद बेच रहे हो तो उस कैपिटल एसेट के ऊपर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरी बात ध्यान से नोट करना, बराबर। तो ये आ गया, ठीक है ना। अब ये बिल पार्लियामेंट में आया, हंगामा हो गया, वहां हंगामा हो गया, पार्लियामेंट में हंगामा हो गया, बड़े लोगों ने बोले भैया नहीं ऐसा नहीं होता, इससे तो नुकसान होगा, बोले इंडेक्सेशन से वजह से टैक्स कम आता था, इंडेक्सेशन वाला रहता था, भले 20% से टैक्स लगता था लेकिन इंडेक्सेशन की वैल्यू, इंडेक्सेशन की वजह से लोगों का टैक्स बच जाता था। और फायदा ये होता था कि यार तुम इंडेक्सेशन का कंसेप्ट जो बेसिस पे आया था कि आज की वैल्यू को तुम पुरानी वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बेनिफिट लो, तो बोले कंसेप्ट वो बराबर था। बोलने का मतलब है कि हंगामा ये हो गया कि ये अमेंडमेंट पागलपंती वाला अमेंडमेंट है, बोले ये अमेंडमेंट करो इस मत बोले। जब फाइनेंस बिल आया, फाइनेंस एक्ट कब बनता है, जब अप्रूवल आ जाता, बट जब बिल पेश हुआ तो ये बात रखी गई, ठीक है ना, ये बात रखी गई। लेकिन जब बहुत ज्यादा हंगामा हुआ तो फाइनेंस मिनिस्टर ने, ठीक है ना, इसके अंदर और थोड़े चेंजेस कर दिए। यानी जब फाइनेंस एक्ट, यानी फाइनल जो अमेंडमेंट बन के निकला वो ये नहीं है। ये अमेंडमेंट लाने की उनकी इच्छा थी बट ये अमेंडमेंट पूरी तरीके से आया नहीं। अब हंगामा ये हो गया कि नहीं तुम अमेंडमेंट हटाओ, बोले अमेंडमेंट करो इस मत बोले, ये अमेंडमेंट करना ही बेवकूफी है बोले। अब फाइनेंस मिनिस्टर को ईगो पे लग गई बात, नहीं बोले हम तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बोले ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम्हारे बोलने से हम चेंज हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बट हंगामा भी हो रहा था, चेंज भी करना था,
ऐसा दिमाग लगा कि इन लोगों ने हंगामा भी रोक दिया और इनको जो चाहिए था वो भी इन्होंने कर दिया। अब यहां पे क्या हुआ, इसको ये तो ऐसे का ऐसे रहने दिया गया, यानी ये जो अमेंडमेंट था ये तो ऐसे का ऐसा रहा, लेकिन इसके अलावा इन लोगों ने इसमें साथ और क्या ऐड कर दिया, इन लोगों ने बोला कि ठीक है भैया, अगर तुम बोल रहे हो कि इंडेक्सेशन जो है वो इतना जरूरी है, ठीक है ना, यानी जो ओल्ड रेट था 20% वाला और इंडेक्सेशन के साथ 20% वाला जो ओल्ड रेट था वो तुम बोल रहे हो कि वो ज्यादा बेनिफिशियल है, तो हम एक काम करते बोले, हम वो वाले रेट को भी रहने देते बोले और ये वाले को भी रहने देते बोले, हैं, वो वाले को भी रहने देते बोले, ये वाले को भी रहने देते बोले, मतलब कंफ्यूजन। तो बोले एक काम करते बोले, जिसको जो अच्छा लगता है वो ले लो बोले, मतलब जिसको लगता है कि इंडेक्सेशन इसके साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करो तो वो 20% के हिसाब से टैक्स भर दे बोले, जिसको लगता है कि नहीं हमको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना है, ठीक है ना, विदाउट इंडेक्सेशन हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 12.5% भर दे बोले, तुमको जिसको जो अच्छा लगता है बोले वो कर लो बोले, ठीक है, हम दोनों की बात मान लेते बोले, हमारी भी और तुम्हारी दोनों की बात रख लेते बोले, कि जिन असेसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके, मेरे को इंडेक्सेशन लेके और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है उसके ऊपर 20% ही टैक्स भरना है जैसे हम पहले कर रहे थे, वो वैसे ही करने देते बोले। और अगर किसी को लगता है नहीं ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने चीज लाई है, ये जो नई चीज आई है इसके हिसाब से हम चलना चाहते हैं, हमको कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना है, हम डायरेक्ट जो विदाउट इंडेक्सेशन कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट, और हमारी जो कॉस्ट हम जो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे विदाउट इंडेक्सेशन उसको माइनस करके जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर हम बोले एक काम करते हैं 12.5% भर देते। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली तुमको जो अच्छा लगता है वो कर लो, और जब ऐसा बोला जाता है कि जो अच्छा लगता है वो कर लो, तो जो असेसी है, जो रैशनल पर्सन है, जो दिमाग से सोचता है, वो तो यही चाहेगा कि भैया दोनों में से जिसमें कम आ रहा है वो वाला अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑप्शन तुम्हारे ऊपर छोड़ दी, आपको क्या चाहिए, आपको जिसके दोनों में से जो कंसेप्ट के हिसाब से भरना है बोले वो कंसेप्ट के हिसाब से भरो, हम दोनों कंसेप्ट को रहने देते हैं बोले, पुराने वाले कंसेप्ट को भी और इसको भी, आपको जिसके हिसाब से चाहिए उसके हिसाब से आप क्या करो बोले भरो। ये गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक पॉइंट बाद में चेंज करी, ठीक है, बट ये जब पॉइंट चेंज करा गया तो उस समय तो लोगों को लगा कि भैया गवर्नमेंट हमारी बात मान गई, बट गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया गोटी फेंकी, और क्या बोले ये जो ऑप्शन हम दे रहे हैं ना बोले, कौन सा वाला, कि आपको पुराने वाले के साथ मतलब विद इंडेक्सेशन 20% और या नए वाले के साथ विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, ये जो हम ऑप्शन दे रहे हैं बोले चूज करने का, ये ऑप्शन हम सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारी कंट्री के रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ है उन्हीं को दे रहे बोले, बाकी ये ऑप्शन किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है बोले। मतलब ये कि अगर तुम पार्टनरशिप फर्म हो, तुम अगर कंपनी डोमेस्टिक फॉरेन, तुम एओपी बीओवाई कुछ और हो, या अगर तुम नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल या नॉन रेसिडेंट एचयूएफ हो, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा तुम कोई भी हो तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बोले, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम चुप पे चाप क्या करो, जो भी तुम्हारा कैपिटल गेन है वो विदाउट इंडेक्सेशन ही कैलकुलेट करो और उसके ऊपर 12.5% भर दो बोले, तुम्हारे लिए कोई नहीं बोले ये ऑप्शन। ये जो बेनिफिट है भैया, जो हमको वोट देते हैं हम उनको बेनिफिट देंगे, वोट कौन देगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एक्चुअली फैमिली वाले भी रहते हैं ना, उनको भी दे देते साथ में, वो हमारे वोटर है बोले, उनको हम बेनिफिट दे रहे बोले, तुम नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल चल निकल, तू नॉन रेसिडेंट एचयूएफ है चल निकल, तू डोमेस्टिक कंपनी है चल निकल, फॉरेन कंपनी निकल। अच्छा सर मान लो कोई नॉन रेसिडेंट कंपनी, बेटा रेसिडेंट कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ऑप्शन वाला किसके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल एचयूएफ हु आर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ने बोली देखो ये जो हम ऑप्शन चूज करने का बेनिफिट दे रहे कि पुराना वाला विद इंडेक्सेशन 20%, नया वाला विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, ये ऑप्शन भैया सिर्फ और सिर्फ किसको दिया जा रहा है, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है और एचयूएफ है उनको दिया जा रहा है। उसके अलावा ये बेनिफिट रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी मिलेगा, लेकिन उनको भी सिर्फ और सिर्फ काय के ऊपर मिलेगा अगर उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई लैंड बिल्डिंग या बोथ, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो बोले, उसके ऊपर हो रहा है। मतलब अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर लैंड बिल्डिंग या दोनों में दोनों बेच रहा है, भली वो लैंड बिल्डिंग उसकी रहने घर हो मतलब, या दुकान या गोडाउन मतलब रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, तो ये बेनिफिट उसको भी सिर्फ लैंड बिल्डिंग और बोथ पे मिलेगा। मतलब सर मतलब मान लो रमेश हमारी कंट्री का इंडिविजुअल है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा टेंशन मत लो, बट समझ लो पहले कंसेप्ट। रमेश हमारी कंट्री का रेसिडेंट इंडिविजुअल है, रमेश ने लैंड और बिल्डिंग बेचा, ठीक है ना, और रमेश रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो रमेश के पास ये ऑप्शन है कि रमेश भैया पुराने वाले रेट विदाउट विद इंडेक्सेशन
20%, या नया वाला रेट विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। इनमें से जो कैलकुलेट करो, दोनों में से जो कम आ रहा है उसके हिसाब से वो टैक्स बढ़ सकते हैं। उनके पास ये ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने वो रेसिडेंट है और उन्होंने लैंड बिल्डिंग वगैरह बेची है। अब वो लैंड बिल्डिंग रेसिडेंशियल हो कमर्शियल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर वही रेसिडेंट इंडिविजुअल रमेश गोल्ड बेच रहा है तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं है। वो कोई अनलिस्टेड शेयर बेच रहा है उसके पास ये ऑप्शन नहीं है। वो कोई और कैपिटल एसेट बेच रहा है अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है। मतलब उसको विदाउट इंडेक्सेशन ही कैलकुलेट करनी है कॉस्ट, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना, उसके ऊपर 12.5% भरना है। मतलब ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट जिंदा रखा गया, वैसे तो इसको मार दिया गया था बेचारे को, यानी इंडेक्सेशन का बेनिफिट को खत्म कर दिया गया था, इसका खात्मा हो गया। लेकिन ये सिर्फ जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आज भी जिंदा है वो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, लैंड और बिल्डिंग और बोथ आप बेच रहे हो, ठीक है ना, उन्हीं के लिए जिंदा है, उन्हीं के ऊपर जिंदा है। उसमें भी तीसरी कंडीशन इन्होंने ये डाली कि भैया ये जो है ये तभी कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा अगर जो आप एसेट बेच रहे हो वो एसेट आप बेच रहे हो 23 जुलाई 2024 के बाद और उसको आपने खरीदा उसके पहले है। मतलब मजेदार पॉइंट हो गया इसका। इन्होंने एक और कंडीशन डाल दी कि फ्यूचर में टंटा नहीं चाहिए बोले हमारे को। इन्होंने कंडीशन क्या डाली, अगर कोई ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, लॉ को इजी करना चाह रहे हैं, वो इजी करने के चक्कर में और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं तुम्हारे को, ये फैक्ट है कि इजी करने के चक्कर में और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। बट ठीक है, अपने लेके आए, अपने को फायदा है, ठीक है ना, क्योंकि तभी क्लाइंट आएगा ना। तो बोले देखो अगर कोई भी लैंड और बिल्डिंग कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ बेच रहा है और वो बिफोर 23 अप्रैल 2024 बेच रहा है, वो कब बेच रहा है, बिफोर 23 अप्रैल 2024 बेच रहा है, ठीक है ना। ये कंडीशन 23 अप्रैल बोला मैं, मिस्टेक, सॉरी, 23 जुलाई 2020, इमोशनल हो गया मैं भी तो 23 जुलाई 2024 अगर वो बेच रहा है बिफोर, समझी क्या, हाँ, तो वो बेच रहा है बिफोर 23 जुलाई 2024। अबे गधो नींद में हो क्या, यस सर कर रहे, बोलो नो सर मैं बेच रहा हूं बोल रहा हूं, देख रहा हूं तुम सोए हो क्या जाग रहे हो, नींद में बैठे हो क्या, ध्यान दो इधर। ये जो लैंड बिल्डिंग और बोथ अगर उसने एक्वायर, बेचने की बात नहीं कर रहा, उसने खरीदा 23 जुलाई 2024 के पहले, तभी ये ऑप्शन उसके पास है। मैं एक्विजिशन खरीदने की बात कर रहा हूं, यानी वो लैंड और बिल्डिंग जिसके ऊपर वो ऑप्शन लेना चाहता है। ऑप्शन क्या कि विदाउट इंडेक्स, विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। ये ऑप्शन अगर वो लेना चाहता है लैंड और बिल्डिंग के ऊपर भी, और वो रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो कंडीशन ये है कि वो लैंड और बिल्डिंग उसने 23 जुलाई के पहले खरीदी होनी चाहिए, तभी वो एसेट के ऊपर वो ये बेनिफिट ले सकता है। दैट मींस अगर कोई लैंड और बिल्डिंग मान लो 23 जुलाई को एक्वायर करी गई हो या उसके बाद एक्वायर करी गई हो और वो रेसिडेंट इंडिविजुअल उसको भी बेच रहा हो, तो भी उसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तभी भी उसको क्या नहीं मिलने वाला, बेनिफिट। तो कंडीशन नंबर 3, ये चारों कंडीशन याद रखनी है आपको, ठीक है ना। कंडीशन नंबर 3 कि जो लैंड और बिल्डिंग आप बेच रहे हो जिसके ऊपर आप ऑप्शन लेना चाहते हो वो 23 जुलाई 2024 के पहले एक्वायर हो जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो आप जो बेचोगे वो ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 के बाद होना चाहिए या उस दिन पे होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन इसी दिन पे आया। तो ये जो ट्रांसफर आप कर रहे हो ये 23 जुलाई 2024 के 23 जुलाई 2024 को हो रहा है या उसके बाद हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो अगर हो रहा है, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एक साथ, तभी आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो, ये ना ऑप्शन ले सकते हो। अरे भाई बहुत चिल्लर है यार, सिंपल देखो, कंफ्यूजन नहीं करना, सिंपल रखो। गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन, कंफ्यूजन नहीं करना। मेरे को जब भी लगता है स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा मैं दोबारा से बता देता हूं, 2 मिनट में भूल जाओ सब चीज, वापस से 1 सेकंड सिंपल लगेगा, 2 मिनट लगेंगे ना। इंडेक्सेशन का बेनिफिट गवर्नमेंट ने हटा दी। अगर तुम कोई भी एसेट 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद बेच रहे हो, क्योंकि इस दिन पे ये बजट आया था, ध्यान से सुनना, फालतू बात नहीं करना, इधर ध्यान देना। कोई भी एसेट अगर आप ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेच रहे हो, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दी और उसके ऊपर टैक्स रेट कर दी 12.5%, 20% का रेट हट गया, ये हो गया बराबर एक बात। लेकिन आपको अभी भी अगर आप एसेट 23 जुलाई या उसके बाद बेच रहे हो तो उसमें भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है, यानी गवर्नमेंट उसमें आपको ऑप्शन दे रही है कि आप चाहो तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके
20% टैक्स भर दो, या नहीं विदाउट इंडेक्सेशन 10% का। तो गवर्नमेंट जो आपको ऑप्शन दे रही है, ऑप्शन टू अवेल ओल्ड रेट्स, वो आपको मिल सकता है अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऑप्शन कब मिल सकता है? जब ये 4 कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई। पहली कंडीशन, आप रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, अगर हो ओके। दूसरी कंडीशन, आप लैंड बिल्डिंग या दोनों बेच रहे हो, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, कुछ भी चलेगा, हो, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड। तीसरी, आपने ये जो लैंड और बिल्डिंग और जो आप बेच रहे हो, ये आपने 23 जुलाई के पहले खरीदी हुई है। हाँ, हमने 23 जुलाई के पहले खरीदी हुई है, 24 के पहले, ठीक है, आपके लिए एप्लीकेबल है। चौथा, आपने ये एसेट 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा है। हाँ, ठीक है, तो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब भैया कुछ मत करो, अब 2 बार सॉल्व करो। अब तुम 2 बार सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करो विद इंडेक्सेशन 20%, विद इंडेक्सेशन जो भी गेन आ रहा है उसके ऊपर 20% टैक्स निकालो। एक बार सॉल्व करो विदाउट इंडेक्सेशन, जो भी गेन आ रहा है उसके ऊपर 12.5 करो। दोनों में से जिसमें भी टैक्स कम आ रहा है वो वाली चीज लेके, वो वाला ऑप्शन लेके क्या कर दो, गवर्नमेंट को टैक्स मुंह पे फेंक के मार दो। दोनों में से जो जिसमें भी कम आ रहा है, मतलब फ्यूचर में, हाँ, इसका इंपैक्ट वेरी गुड। फ्यूचर में अगर तुमने 23 जुलाई को भी अगर कोई लैंड बिल्डिंग खरीदा या उसके बाद कोई लैंड और बिल्डिंग खरीदा, तो वो ये ऑप्शन उनके लिए भी नहीं है। एग्जाम्पल 4 कराऊंगा, एक नहीं 4, भाग के थोड़ा जा रहा हूं। मेरा इंटेंशन ये रहता कि जो भी अमेंडमेंट तुम देख रहे हो याद हो जाए, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तुम जो सोच रहे होंगे बस सर पढ़ा के चले जाएंगे क्या, एग्जाम्पल कराए बिना अगर मैं यहां से हला भी तो तुम बोलना, ठीक है। अब मेरे माइंड में एक डाउट आ रहा, मैंने अभी तक को लिखा के भी नहीं दिया ना पढ़ाया मैंने, बट मेरे को लगता है कि शायद तुम लोग अपने आप ही वो आंसर दे दोगे। सर एक चार्ट बनाएंगे सर, बढ़िया वाला, है ना, एक चार्ट बनाएंगे, ये पूरी सर्कस होगी पूरी साला बहुत सर, है ना। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एक सर चार्ट बना देंगे बढ़िया वाला, पर वो चार्ट तुम मेरे को बना के दोगे, साथ साथ में बनाएंगे ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। सर आप टैक्स पढ़ा ट्रांसफर, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई। खैर इधर ध्यान दो, एक चार्ट बनाएंगे, और वो चार्ट में ना मेरे को पहले वाले चार्ट पॉइंट में साला डाउट आने वाला है, मेरे को बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। पहली वाले पॉइंट में मेरे को डाउट आने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनना। यार एक तो पेंसिल भी बंद, रुको, अब मैं लिखने के पहले आपसे डाउट पूछ लेता हूँ। 2 मिनट पेंसिल, 1 मिनट खत्म होगी बैटरी, 1 मिनट क्या लोगे। तो मेरे को डाउट क्या आ रहा है, अगर मान लो ये पढ़ने इधर ध्यान दे, मेरा ओपिनियन बाद में लेना अमेंडमेंट के ऊपर, पहले इधर ध्यान देना है, खत्म नहीं हुआ अभी। हाँ इधर ध्यान दे, अगर मान लो कोई भी कैपिटल एसेट, लैंड और बिल्डिंग भी, कोई भी कैपिटल एसेट या गोल्ड भी, कोई भी एनी कैपिटल एसेट, अगर आप 23 जुलाई 2024 के पहले अगर बेच रहे हो, कोई भी अगर आप कैपिटल एसेट 23 जुलाई 2024 के पहले, बिफोर, 2 बाइफर्केशन हमेशा याद रखना, बिफोर 23 जुलाई 2024 और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। अगर कोई भी कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म वाला आप बेच रहे हो 23 जुलाई 2024 के पहले, अगर आप पहले बेच रहे हो, तो इस केस में कितना टैक्स रेट लगेगा। और इधर हम क्या ऑप्शन वगैरह ले सकते हैं, या इधर कितना टैक्स रेट लगेगा, सिंपल। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर आप 23 जुलाई 2024 के पहले बेच रहे हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, बट ऑब्वियसली बात है आई एम टॉकिंग अबाउट हियर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन 112A वाला, वो 112A वाले को छोड़ के नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो 112 सेक्शन में, ए वाला नहीं है, 112 वाला, उसमें कितना % टैक्स लगेगा। 23 जुलाई, और उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा कि मान लो मैंने 23 जुलाई के पहले गोल्ड बेचा, तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा क्या। ये मान लो मैं 23 जुलाई के पहले में कोई फॉरेन कंपनी है या कोई डोमेस्टिक कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा क्या। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड चिच्चा, ओ चिच्चा। इफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, if any long term capital asset other than 112A वाले, other than 112A, if any long term capital asset other than 112A is transferred before
23rd of July is transferred before 23rd of July 2024 is transferred before 23rd of July 2024, then tax rate on all long term capital asset except 112A वाले is tax rate all long is 20% with indexation, is 20% with indexation. नो अमेंडमेंट, यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, नो अमेंडमेंट, समझा? तो अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपका अदर देन 112 ए वाला 23rd ऑफ जुलाई 2024 के पहले आप बेच रहे हो, ऑल 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 मतलब यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑल ऑल, ठीक है ना, तो 20% लगेगा विथ इंडेक्सेशन, ठीक है ना, वही वहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं है। लेकिन सेम कंसेप्ट, बस डेट बाद में हो जाएंगी। इफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन 112A इज ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23rd ऑफ जुलाई 2024, ठीक है। अब यहां पे दो बातें होंगी, बस चार्ट बनाने की जगह थोड़ी सी मैंने दूसरा पेज लेना चाहिए था, मेरे को ऐसा लगा, ठीक है। आप लोग बराबर बनाना, मेरे पास थोड़ी जगह का इशू है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, आप लोग बराबर बाइफरकेट करना गैप वैप देके। अब यहां पे दो बातें होंगी, दो बातें क्या होंगी? ऑन ऑल long term capital asset, on all long term capital asset and for all persons, फॉर ऑल पर्सन का मतलब हो गया एवरी पर्सन, यहां पे कवर हो गया। पर्सन मतलब याद रखना इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सब आ गया। जब मैंने बोला ऑल पर्सन तो सब आ गए। तो ऑन ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड फॉर ऑल पर्सन, अच्छा ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में वो बात हमेशा याद रखना, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्सेप्ट 112A वाले, एक्सेप्ट 112A एंड फॉर ऑल पर्सन नो इंडेक्सेशन, टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 12.5%। क्या मैंने गलत लिखा या बराबर लिखा? बताओ। ऑन ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्सेप्ट 112A फॉर ऑल पर्सन, सारे टाइप के कैपिटल एसेट आ गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आ गए, सिर्फ 112A वालों को छोड़ के, क्योंकि उनके ऊपर अलग कहानी है। खैर उनके ऊपर भी वैसे देखा जाए तो सेम ही चाहिए। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ ना तो ये यहाँ पे लिखना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके ऊपर भी सेम कहानी, बट उनके उसमें 1,25,000 का बेनिफिट मिलता है, इसलिए मैं उसको अलग से लेता हूँ और कुछ नहीं। खैर तो ऑल पर्सन का यहाँ पे आपको लिखना था बाइफरकेशन, यहाँ पे ब्रैकेट में अपने आपसे लिख दो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी सब आ गए, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट सब आ गए, ठीक है, बराबर सब आ गया। नो इंडेक्सेशन, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स रेट अगर आपने ऑन और आफ्टर बेचे हैं तो, ठीक है ना। लेकिन इफ फोर कंडीशंस, if all four conditions mentioned is satisfied, then
ऑप्शन ऑफ पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 20% with indexation or tax at the rate of or tax at the rate of or tax at the rate of 15 tax at the rate of 12.5%. क्या हो गया इसको? टैक्स एट द रेट ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्स इज अवेलेबल. अब मैंने यहां पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो चार्ट में, इसीलिए सिर्फ यहां पे लिख दिया इफ ऑल फोर कंडीशंस मेंशन्ड. इफ ऑल फोर कंडीशन मेंशन्ड ये लिख दिया मैंने यहां पे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आप लोगों को. ठीक है ना. अब वो चार कंडीशन कौन सी है? वो चार कंडीशन, पहली वाली कंडीशन आप रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफओ बोलो. रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफओ. दूसरी कंडीशन बोलो बे, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफओ. दूसरी लैंड और बिल्डिंग या बोथ कमर्शियल रेसिडेंशियल दोनों चलेगा. तीसरी कंडीशन एक्विजिशन बिफोर 23 जुलाई 2024 है और ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 है. ठीक है ना, या ऑन और आफ्टर है. तो ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो भैया तुम्हारे पास क्या है? ऑप्शन है कि टैक्स पे करो 20% विद इंडेक्स और टैक्स पे करो 12.5% विदाउट इंडेक्स. ये आपके पास अवेलेबल है. ये अमेंडमेंट आया है कैपिटल गेन के अंदर. नहीं ना भाई, मैंने कब बोला कैपिटल गेन में जो असेसी उनको भी ये लगेगा? पागल जैसी बात कर रहा है बच्चा. पूरा 112A में जो असेसी उसको इंडेक्सेशन लगेगा. अरे वो तो पहले भी नहीं लगता था, अभी भी नहीं लग रहा है. और अब तो बाकियों पे भी हट गया है. सिर्फ ये कंडीशन जो चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर इंडेक्सेशन का कंसेप्ट अब रहेगा. क्या ये चार्ट से आपको ऐसा लग रहा है कि जो अमेंडमेंट था इसको अपन ने समराइज कर दिए? समझा या ऊपर से गया? यहां तक बैठा दिमाग में सब लोगों के? बोलो, बैठा या ऊपर से गया? जग सारा जग हमें. क्लियर फॉर सुअर? चलो सुअर हो गया. दिस इज द अमेंडमेंट. ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करके देख लेते हैं. ई में क्या बड़ी बात है. ठीक है ना, अब क्वेश्चन करके देख लेते हैं. अच्छा, यहां पे एक और छोटा सा अमेंडमेंट था कि कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड डिबेंचर और अनलिस्टेड बॉन्ड शैल बी डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024. मतलब इन लोगों ने एक और पॉइंट यहां पे डाल दिया. वैसे भी इन लोगों के इनके ऊपर पहले इंडेक्सेशन आपको याद होगा तो बॉन्ड्स और डिबेंचर के ऊपर कभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है. ठीक है ना, पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलता, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या कोई भी हो. ध्यान से सुनना, दो बातें. पहला, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो. शॉर्ट टर्म में तो वैसे ही नहीं मिलता, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर अनलिस्टेड डिबेंचर या अनलिस्टेड बॉन्ड भी होते थे, ठीक है ना, तो उस केस में भी आपको याद होगा तो उसमें क्या नहीं मिलता था? बेसिकली इंडेक्सेशन का बेनिफिट पहले भी नहीं मिलता था. अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दी, भैया देखो जो भी अनलिस्टेड डिबेंचर या अनलिस्टेड बॉन्ड्स आप 2023 या 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में आप बेचोगे तो उसके ऊपर आपको जो भी गेन आएगा, इंडेक्सेशन तो आपको पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं देंगे, बट आपको जो भी गेन आएगा वो गेन ऑलवेज शॉर्ट टर्म ही कहलाया जाएगा, उसको लॉन्ग टर्म भी नहीं बोलेंगे. बोले हम, मतलब भले उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो 24 महीने से ज्यादा है, लेकिन हम उसमें उसको फिर भी क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म बोलेंगे, लॉन्ग टर्म नहीं बोलेंगे. मतलब उसको हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे ही नहीं, शॉर्ट टर्म बोलेंगे. समझी कि नहीं समझी ये बात? ठीक है, चलो तो खैर इसको समझा ये पॉइंट. तो बस इतना है कि अनलिस्टेड डिबेंचर या अनलिस्टेड बॉन्ड आप 23 जुलाई 2024 के बाद या उस दिन पे बेच रहे हो, उसके बाद कभी बेच रहे हो, तो आपको जो भी गेन आएगा वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म कहलाया जाएगा, लॉन्ग टर्म कभी नहीं कहलाया जाएगा. तो कंफ्यूजन का टेंशन ही खत्म हो गया. ये याद रखने का भी टेंशन खत्म हो गया कि उसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता है. वो सब टंटा उन्होंने खत्म ही कर दिया. अब इसके साथ में मैंने क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं. ये नोट्स में मैंने क्वेश्चन भी पीछे में लगाए हुए हैं. एक मिनट रुक जाओ. जग सारा, एक मिनट, इसी इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस भी आपके लगा दिए हैं. और ये आपके मॉड्यूल में भी है, वहां से ही मिल जाएंगे आपको. मॉड्यूल में, नई वाली मॉड्यूल में भी है. एक मिनट, मेरे को भेजे कि नहीं इन लोगों ने? लगा तो दिए. एक मिनट, जग सारा, जस्ट अ सेकंड गाइस.
एक मिनट गाइस, एक सेकंड, बस एक सेकंड। अब मैं इसके ना क्वेश्चन भी करा देता हूं, तो थोड़े से ना आप लोगों को क्लैरिटी अमेंडमेंट्स के ऊपर और अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है ना बेटा, अगर 23 जुलाई के बाद या 23 जुलाई को बाद आप कोई भी एसेट बेच रहे हो, तो वहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। सिर्फ एक ही 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हो, तो उन्हीं 4 कंडीशन सेटिस्फाई करने वालों को गवर्नमेंट बोली कि तुम्हारे को ऑप्शन दे रहे कि विद इंडेक्सेशन 20% भरो, कि विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% भरो। ठीक है ना, ये किसी ने पूछा, उनको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दो एक मिनट, अब क्वेश्चन करा दो और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। जिनको अभी भी थोड़े बहुत हल्के फुल्के डाउट्स है, उनकी क्लैरिटी और आ जाएगी। ठीक है, चलो, और आंसर नहीं देखना, अपने आप से पहले करेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर चल लेने जान दो तुम पहले क्वेश्चन देखो खुद से, और मेरे को बताओ यहाँ पे वो ऑप्शन लगेगा या पुराना वाला ही लगेगा या नया वाला लगेगा। आंसर नहीं देखना बे, हाँ। पढ़ो क्वेश्चन। मिस्टर अमित ट्रांसफर्ड लैंड एट नागपुर फॉर ₹50 lakhs। भैया नागपुर में उसका कोई लैंड है अमित का, उसने बेच डाला 50 लाख रुपए में। ऑन 25th May 2024, ऑन 25th May 2024, विच वॉज एक्वायर्ड ऑन 15th January 2018 फॉर ₹30 lakhs। भैया अमित नाम का एक आदमी है, उस मनुष्य ने अपना एक लैंड था, उसका लैंड वो बेच डाला 25/5/2024 को। ठीक है ना, विच वॉज एक्वायर्ड, जो उसने खरीदा था 2018 में। ठीक है ना, 15 जनवरी 2018 है ना, 17-18, 15 जनवरी 2018 मतलब 17-18, 18 नहीं बे, जनवरी 18 है वो। हाँ, तो 30 लाख रुपए का। एज द ट्रांसफर टेक प्लेस बिफोर 23 जुलाई 2024। भैया जो ट्रांसफर हुआ है वो 23 जुलाई 2024 को हुआ है। एज द ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिफोर 23 जुलाई 2024, द टैक्स विल बी पेएबल एज पर दी, सॉरी ये तो आंसर है, सॉरी ये आपको नहीं पढ़ना, ये आंसर, सॉरी बताओ यहाँ पे क्या होगा। 1 मिनट के लिए मैं लाइन जानबूझ के काट रहा हूं ताकि आप आंसर देख लोगे। बताओ ये इस केस पे कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। विदाउट इंडेक्सेशन, 3 तरीके हैं, विदाउट इंडेक्सेशन, विथ इंडेक्सेशन या ऑप्शन वाला। 3 ही बात है, विदाउट इंडेक्सेशन, विथ इंडेक्सेशन या ऑप्शन। 3 बातें याद रखनी है। यहां पे क्या होगा, चार्ट इमेजिन करो, चार्ट में 3 बातें थी, विदाउट विथ इंडेक्सेशन पहले, बाद में विदाउट इंडेक्सेशन, और अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऑप्शन है। वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ऑप्शन है इंडेक्सेशन का, मतलब यहां पे पुरानी प्रोविजन रहेंगी। वेरी गुड, आंसर इज, क्योंकि सर ट्रांसफर की डेट क्या है, बिफोर 23 जुलाई 2024 है, तो यहां पे तो कोई अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा ही नहीं। यहां पे अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा क्या, रफली लिख रहा हूं, समझ गया ना, अमेंडमेंट नॉट एप्लीकेबल। तो अगर अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा चिच्चा, ये यहां पे लिखा था लाइन में इसलिए मैंने हटाया था, समझ, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा तो तुम क्या बोलोगे, कोई नहीं, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग 15/1/2018 से लेके 25/5/2024, ग्रेटर देन, क्योंकि लैंड है तो 24 मंथ्स, देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, फुल वैल्यू कंसिडरेशन 50 लाख माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। मैं रफली सॉल्व करूंगा, मैं पूरा सॉल्व मत करवाओ मेरे से, ठीक है ना, मेरे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है तो। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अगर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होंगे, अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट में भी इंडेक्सेशन लगेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी लगेगा, इंप्रूवमेंट में भी लगेगा। ठीक है, ये देखो, तो आपका आंसर सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू कंसिडरेशन 50 लाख,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डायरेक्टली, इन्होंने ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं लिखे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं माइनस होगा, यहाँ पे लिखने के लिए इन्होंने लिखे, माइनस क्या हुआ, इंडेक्स कॉस्ट हुआ है, ये सिर्फ लिखने के लिए इन्होंने लिखे, इंडेक्स कॉस्ट माइनस हुआ है, ठीक है ना। तो आपका गेन जो आ रहा है वो आ रहा है समहाउ समवॉट 9,96,000, तो ये 50 लाख, उसमें से ये माइनस हुआ, ये सिर्फ लिखने के लिए इन्होंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे लिखे हैं, तो इनका इतना टैक्स आ गया, बराबर, समझी क्या बात, कोई डाउट है इसके अंदर? 3 इमेजिन करना केस, पहला 23 जुलाई के पहले है तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, चुपचाप जैसा था 20% विद इंडेक्सेशन वही दो, टैक्स भरो, बात खत्म करो। 23 जुलाई है उसके बाद है तो 2 बातें होंगी, एक बात विदाउट इंडेक्सेशन 10%, सॉरी वेट माय मिस्टेक, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, या अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। ये तीनों में से पहले ये डिसाइड कर देना कि कौन से वाले रास्ते पे चलना है, वो रास्ता पहले चलने वाले डिसाइड करोगे तो आंसर सही निकलेगा, गलत नहीं निकलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाओ एक मिनट, मेरे को भरोसा नहीं तुम लोगों पे, तुम साला आंसर देख लेते मजे नहीं आएंगी। जग सारा घूमे तुम पे मेरे को भरोसा ही नहीं है, क्या करूं, गाना आगे नहीं आता इसलिए नहीं गा रहा हूं, अगर कोई सोच रहा होगा इसके आगे भी गा ले, आता नहीं, भूल गया, इतना ही आता है बस। भैया दिनेश कार्तिक आया तो अपना दिनेश आया, दिनेश ट्रांसफर्ड फ्लैट एट मुंबई on 10th of September 2024 which was acquired on 2018 for rupees 30 lakhs। बेचा कितने में? 50 लाख में बेचा मेरे हिसाब से इसने, एक मिनट, अरे लिखा नहीं बेचा कितने में, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 50 लाख में बेचा, ये 50 लाख में बेचा, 50 लाख में इसने बेचा, ठीक है, फ्लैट बेचा 50 लाख में 10/9/2024 को, विच वाज एक्वायर्ड जो हुआ था वो 15/1/2018, मतलब 17-18 में एक्वायर हुआ था 30 लाख रुपए का। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कहानी क्या आएंगी, तीनों केस में से कौन सा केस लगेगा, पुराना वाला विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, या 4 ऑप्शन वाला या ऑप्शन वाला, तीनों में से कौन सा वाला केस लगेगा यहाँ पे, पहले वो डिसाइड करो, वेरी गुड, ऑप्शन वाला, यहां पे लगेगा ऑप्शन वाला। ऑप्शन वाला लगा तो क्या करना, एक बार कैलकुलेट करो, इंडेक्सेशन देके 20% से टैक्स निकालो, एक बार कैलकुलेट करो वही क्वेश्चन को विदाउट इंडेक्सेशन 12.5 टैक्स, विदाउट इंडेक्सेशन जो भी गेन आया उसके ऊपर 12.5% लगाओ, दोनों में से जो कम है वो भर दो। तो अब ऑप्शन है तो क्या करेंगे आशीष, दोनों सॉल्व करेंगे, तो तुम्हारे को भी ऐसा ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया तो तुम दोनों सॉल्व करोगे, समझा या नहीं समझा, क्लियर, बताओ सॉल्व करो। इन्होंने बाजू बाजू में सॉल्व कर दिया, तुम्हारे को भी ऐसा करना तो ऐसा कर सकते हो तुम। सेल वैल्यू 50 लाख 50 लाख, सिर्फ जो फर्क आएगा वो क्या आएगा, इधर इन लोगों ने 50 लाख लिया लेकिन इंडेक्स कॉस्ट 40 लाख आई, तो इनका गेन कितना आया, इनका गेन आया 9 लाख। इधर इन लोगों ने सेल वैल्यू वही 50 लाख लिया लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया, इंडेक्स कॉस्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो इनका गेन आया 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए के ऊपर 12.5% मतलब 2.5 लाख आता है, और इसके ऊपर 20% मतलब 199 आता है, तो ऊपर वाला टैक्स मतलब दोनों में से जो कम है ये वाला भर दो। वो लिखने के लिए वो लिख रहे कि टैक्स पेएबल 50,000 चल भी इग्नोर, वो इग्नोर लिख रहे हैं, 199 ही भरो, मतलब 199 के ऊपर वाला जो टैक्स है वो इग्नोर करो, मतलब इन शॉर्ट दोनों में से जो कम है वो भर दो, खत्म बात, जो कम आएगा वो भर दो, समझा क्या। ये काम मिनिमम कम हो रहा था, गवर्नमेंट इजी कर रही है, कुछ नहीं गवर्नमेंट इजी कर रही थी बट मजा आ गई। बाकी सेक्शन जिसने बनाया ना बहुत जोरदार बनाया, मतलब लिटरली आई वॉज, जब मैं पढ़ा ना 2 बार सेक्शन जब आया तो टाइम हो गया, तुम्हारे को अभी एप्लीकेबल है, आया तो ये जुलाई में था ना, तुम्हारे को अभी एप्लीकेबल आया, जब मैंने पढ़ा ना लिटरली मैंने खुद ने 2 बार से 3 बार पढ़ा ये, मैं बोला मैं पढ़ते थे मैं गलत पढ़ रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इन लोगों ने लिखा वैसा है, मैं खुद 2 से 3 बार पढ़ा इसको, बोला ये बनाने वाले ने क्या जोरदार बनाया, उनको इंडेक्सेशन हटाना था उन्होंने हटा दिए, फ्यूचर में भी इंडेक्सेशन नहीं रहेगा,
वो भी उन्होंने पकड़ लिए। यहाँ पे ये लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे बच्चे, तो इनको लॉलीपॉप पकड़ा दिए। पकड़ो लॉलीपॉप ऑप्शन का। क्वेश्चन एक और है, चीचा गाई गड़बड़ी नहीं करना, धक्का मुक्की नहीं करना, रुक जाओ, अगाऊ नहीं बनने का। अभी दो क्वेश्चन और बाकी है, वो कर लो, उसके बाद तुम्हारे को पूरा अमेंडमेंट पी गए तुम लोग, समझ लो, कोई टेंशन ही नहीं। क्या नए लेक्चर लोगे भी तुम, छोड़ो ना, जो है वही पढ़ो। अब जैसे पुराने वाले बच्चे हैं वो सोच रहे बेचारे हम नए लेक्चर ले क्या सर, नया लेक्चर सर, अमेंडमेंट। अबे वही है ना, एक फाइनेंस ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर चेंज हुआ है। कैपिटल गेन में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट थे, जो मैंने आपको पूरे करवा दिया ऑलमोस्ट, ठीक है ना। पीजीपीबी में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, बता दूंगा अभी तो, मतलब उसका टेंशन मत लो, अमेंडमेंट आपको दे दूंगा। क्लियर। मेसर्स फ्री एयर लिमिटेड ट्रांसफर्ड इट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स फॉर रुपीज 1,25 lakhs on 25th of June 2024. Its cost of acquisition for the patent is 22 lakhs, जो उन्होंने 2016 में खरीदा था। काय में आएगा पहले वो बता दो, काय में आएगा वो बता दो। बिफोर 20, मतलब विदाउट इंडेक्सेशन, सॉरी विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, या ऑप्शन वाले में। अरे वो तो लगेगा ही, सेस वेस तो नॉर्मल है भाई, जो फाइनल टैक्स आएगा उस पर सेस तो लगेगा ही। यहाँ मैंने लिखा नहीं, वो तो वैसे का वैसे ही है, सेस वेस तो लगता ही है हमेशा, उसका कोई मैं उसमें कुछ मत समझना उल्टा सीधा। सरचार्ज अगर 50 लाख के ऊपर है इंडिविजुअल की इनकम, तो वो तो सब वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है ना। आंसर इज सर, क्योंकि डेट बिफोर 23rd of July है। मैं इसी क्वेश्चन को 3 बार करवाता हूं, जो तुम्हारे को दिया है नहीं ना अमेंड, तो बिफोर 23rd जुलाई, तो यहां पे क्या लगेगा 20% विथ इंडेक्स। अब मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे तुम्हारे को 3-4 ऑप्शन दे देता हूँ इसी क्वेश्चन के, ठीक है ना। तो उससे ना तुम्हारे को मैं सॉल्व नहीं करके दे रहा हूँ, सॉल्व तुम कर सकते हो, वही चीजें है, कैपिटल गेन निकालना तुम्हारे को आता है, उसमें कोई सर्कस नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन को अगर मैं, एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कुछ चीज चेंज कर रहा हूं, मेरे को ना तुम्हारी फिरकी लेनी की, इसलिए देखते तुम्हारी फिरकी होती कि नहीं। सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जो दिया नहीं आपको आप लिख लेना बाद में, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है ना। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं। जग और सारा जग सुन, बताओ, जग सारा घूमे आवे। होमवर्क कर लेना ना आराम से, इसको सॉल्व ही करना घर में बैठ के, तुम्हारे को होमवर्क ही चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। कैपिटल गेन तो कैलकुलेट करना तुमको आता है, सब आता है, वो तो अपन ने वैसे ही करके बता दिए। मेरे को यहाँ पे बताओ क्या लगेगा, बहुत मजा आने वाली है, मेरे को बहुत मजा आने वाली है इस क्वेश्चन में। अभी तक मेरे को एक जन का आंसर सही दिख रहा, तो जिंदगी कम ले रही है कि जो आप भी ले रहे हो फिर की। बेटा सीए मतलब प्रोफेशनल बनने तक तुम्हारे को फिरकी तो ली जाएंगी, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते ना हम, यही पेपर में जो होता है ना, फेल हो जाते हैं हम, या हमको मार्क कम आते, या हम साला करके तो आते 100 नंबर का, मिलते 40 नंबर भी नहीं। उसका रीजन पता है क्या है, हम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। पहली बात, आपकी बात सही है कि ये आफ्टर 23rd of July है, आपकी बात एकदम सही है, ठीक है ना। ट्रांसफर जो है, अच्छा मैं अभी भी एक चीज हिंट दे दे रहा हूं कि जो आप लोग ऑप्शन वाला आंसर बोल रहे ना वो गलत है। ट्रांसफर आफ्टर 23rd of July 2024 है,
ठीक है ना, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बट आप इसको क्यों भूल गए? बट टैक्स रेट इज 12.5% without index even though selling land because, अब मेरी राइटिंग बहुत गंदी में लिख रहा हूं मैं, देखते बैठना क्या है, बिकॉज असेसी इज कंपनी। ऑप्शन कहां से आएगा बे? कंपनी है ना। क्या बोला मैंने तुम्हारे को? अमेंडमेंट क्या था कि 23 जुलाई या उसके बाद अगर तुम ट्रांसफर कर रहे हो तो दो चीजें होंगी, सभी के लिए रेट है, चाहे ऑल फॉर ऑल लॉन्ग टर्म, फॉर ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, फॉर ऑल असेसीज, 112 ए वालों को छोड़, 112 ए को छोड़ के सारे असेसीज के लिए टैक्स रेट वुड बी इंडेक्सेशन, नो इंडेक्सेशन 12.5%, बराबर, नो इंडेक्सेशन 12.5%, बराबर, खत्म कहानी, आया ना। और उसके बाद चार कंडीशन, पहली रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ होनी चाहिए। अपने आप को बोलो ऑप्शन देखते समय, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है क्या, लैंड बिल्डिंग या बोथ, कमर्शियल रेसिडेंशियल कुछ भी चलेगा, ये एसेट है क्या, क्या वो 23 जुलाई के पहले एक्वायर करा गया है क्या, और क्या ट्रांसफर 23 जुलाई या उसके बाद हो रहा है क्या। चार कंडीशन बोलो अपने आप को, अगर हो रहा है चारों कंडीशन तो फिर ऑप्शन की बात करो। ये चार कंडीशन अपने दिमाग में घुसा लो, अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का फोन नंबर जैसे घुसाते हो ना, क्योंकि सेव नहीं कर पाते हो मोबाइल में, तो वैसे घुसा लो अपने दिमाग में। समझ में आ रही बात? तो हर क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो ये कंडीशन पहले अपने दिमाग में रखने का, बाकी सब बाद में। फंस गए? एक बॉल गुगली डाला नहीं, हमको सब आ गया, हमको सब आ गया, हमको सब आ गया। एक बॉल गुगली डाला नहीं कि भाई ढे आधे से ज्यादा लोग तो। समझा क्या? अभी अब याद रहेगा, ये गुगली थी, बता दिया। एक और क्वेश्चन है, देख लो, रोया मत ज्यादा, मेरे को अच्छा नहीं लगता रोते तुम लोग। ये वही ये चिल्लर है, फ्री एयर लिमिटेड ट्रांसफर पेटेंट, अच्छा पेटेंट ट्रेडमार्क ट्रांसफर कर रहा है, लैंड और बिल्डिंग वैसी नहीं है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको 12.5% ही लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। क्लियर? तो दिस वॉज द अमेंडमेंट जो कैपिटल गेन के अंदर आया है। ठीक है, आई होप आपके दिमाग में पूरी पूरी कहानी घर घर की समझ गई होंगी अच्छे से, कहानी घर घर। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपके ग्रुप्स में और वगैरह वीडियो के नीचे वगैरह दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, टेंशन ना लो। एक और ये भी एक अमेंडमेंट है जो पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेके है, जिसके बारे में भी थोड़ा सा 2 मिनट में बता देता हूं। ठीक है ना, पेटेंट था ना, वो 4th वाले में पेटेंट था, तो पेटेंट लैंड और बिल्डिंग नहीं, मतलब पेटेंट जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, पेटेंट जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पेटेंट अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? चार कंडीशन पेटेंट क्योंकि लैंड और बिल्डिंग नहीं है, तो मतलब वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई पेटेंट वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा था 4th वाला, इसीलिए वहां पे 12.5%। सिर्फ वो चार कंडीशन ख्याल रखो, इंडेक्सेशन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ है, रेसिडेंट है, लैंड और बिल्डिंग एक्वायर 23 जुलाई 2024 के पहले, ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 के बाद। चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, और 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, और दूसरी बात, अगर वो 23 जुलाई के पहले अगर आपने कोई भी एसेट बेचा है तो वहां पे इंडेक्सेशन मिलता ही है, क्योंकि उस समय अमेंडमेंट ही नहीं आया था, अमेंडमेंट ही 23 जुलाई को आया था। ठीक है, हाँ, तो ये भी एक सुन लो 2 मिनट। वैसे करंट बैच में तो मैं बता चुका हूं, बट ठीक है, इसमें ये अमेंडमेंट लेक्चर करके दे रहा हूं, तो इसमें भी बता दे रहा हूं। एक पीरियड ऑफ होल्डिंग में भी चेंज आया था, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग में कैसा है, अगर आपको याद होगा तो 3 कैटेगरीज थी पीरियड ऑफ होल्डिंग में, 3 कैटेगरीज है। ठीक है ना, अगर आपको याद होगा तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में 3 कैटेगरीज थी, ये 3 कैटेगरीज है। पहली है 12 मंथ्स वाली, बराबर, दूसरी है 24 मंथ्स वाली, और तीसरी है 36 मंथ्स वाली। 12 मंथ्स वाली जो कैटेगरी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर आपके लिस्टेड शेयर्स है, बराबर, लिस्टेड शेयर, चाहे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, कोई भी चलेंगे,
लिस्टेड शेयर्स है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है या यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, मैं रफली लिख रहा हूं, और जीरो कूपन बॉन्ड है, बराबर। और 24 मंथ्स वाली जो कैटेगरी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? लैंड और बिल्डिंग यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड और अनलिस्टेड शेयर्स नॉट सिक्योरिटीज। सॉरी, यहां पे भी मेरे से गलती होगी, यहां पे लिस्टेड सिक्योरिटी वर्ड है, शेयर्स नहीं है, लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज में सारी लिस्टेड सिक्योरिटीज आ गई, ठीक है ना। और अनलिस्टेड शेयर्स, यहां पे था अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है ना। और ऑल अदर एसेट्स, ऑल अदर कैपिटल एसेट, ये तीन कैटेगरी अगर आपको याद होगा तो थी, जिसमें ऐसा बोलते थे कि अगर इससे ज्यादा है, ग्रेटर देन 12 मंथ्स यानी ग्रेटर देन है, इसमें अगर ग्रेटर देन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और अगर लेस देन और इक्वल टू है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ये कहानी अपनी पहले थी, ये कहानी पहले थी कि अगर आपका कोई भी कैपिटल एसेट है, जब आप चूज डिसाइड करते हो, जब आपका कोई भी कैपिटल एसेट है और आप डिसाइड करते हो कि भैया वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है वो डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि चेक करना पड़ता है वो लिस्टेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड सब आ गए। लिस्टेड सिक्योरिटी है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई है या जीरो कूपन बॉन्ड है, अगर इनमें से कोई भी एसेट है तो उनके लिए 12%, सॉरी माय मिस्टेक, उनके लिए 12 महीने का पीरियड, उनके लिए कौन सा पीरियड? 12 महीने का पीरियड। अगर 12 महीने या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, बराबर। 12 महीने या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई लैंड और बिल्डिंग है या अनलिस्टेड शेयर्स है, शेयर्स नॉट सिक्योरिटी, अनलिस्टेड शेयर्स, तो अनलिस्टेड शेयर्स है तो उस केस में 24 मंथ्स या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म, 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। और उन ऑल अदर एसेट्स में 36 मंथ, तो 36 मंथ का मतलब क्या हो गया कि भैया बाकी सारे कैपिटल, गोल्ड हो गया, इवन अनलिस्टेड शेयर, सॉरी माय मिस्टेक, अनलिस्टेड डिबेंचर, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, वो भी यही कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अनलिस्टेड सिक्योरिटी शेयर्स लिखा है, सिक्योरिटी वर्ड नहीं लिखा है, और यहाँ पे ऊपर में लिस्टेड सिक्योरिटी लिखा था, तो लिस्टेड सिक्योरिटी का मतलब सारी सिक्योरिटीज आ गई थी, ठीक है। ये पहले सेक्शन ऐसा था, बराबर। ये आज भी ऐसे ही है, लेकिन अगर आप एसेट 23 जुलाई, मतलब अगेन अमेंडमेंट आया कब? 23 जुलाई को, तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024 डिसाइड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एज पर पीरियड ऑफ होल्डिंग गिवन बिलो। मतलब ये जो अमेंडमेंट के पहले की कहानी थी कि भैया कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप बेच रहे हो 23 जुलाई 2024 के पहले, तो आपका वो एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग जो नीचे दी हुई है उसके हिसाब से आप क्या करो, डिसाइड करो कि भैया वो ये कैटेगरी में जा रहा है, ये कैटेगरी में जा रहा है या ये कैटेगरी में जा रहा है, बराबर। लेकिन अगर कोई भी कैपिटल एसेट, इफ कैपिटल एसेट, क्योंकि अमेंडमेंट इस दिन पे आया, इफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, ठीक है ना। इफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? अब गवर्नमेंट ने सिर्फ ये दो ही कैटेगरी रखी है पीरियड ऑफ होल्डिंग की, जो 36 मंथ्स वाली कैटेगरी है ना उसको हटा ही दिया गया है। मतलब अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, दो ही कैटेगरी रखी है, ठीक है ना। करंट बैच वालों तुम भी समझ लो, क्योंकि तुमको भी वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता था जब मैंने बताया था, तो तुम्हारे लिए और आसान करके दे रहा हूं। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स वाला मतलब वही, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये ऐसे का ऐसे ही है कि लिस्टेड सिक्योरिटीज है, यहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं है कि अगर आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज है, लिस्टेड सिक्योरिटीज या आपका यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या
जीरो कूपन बॉन्ड या यूनिट्स ऑफ यूटीआई, बराबर। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, इसलिए मैं रफली लिख रहा हूं, नो अमेंडमेंट, इसमें नो अमेंडमेंट, यहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं है। लेकिन जो 24 और 36 मंथ्स वाला जो पीरियड था, अब गवर्नमेंट ने वो 36 मंथ्स को पूरी तरीके से हटा दिया और गवर्नमेंट ने सिर्फ एक पीरियड रहने दिया, और वो रहने दिया 24 मंथ्स वाला। मतलब यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, मतलब यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, चिच्चा इधर, यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, फॉर ऑल फॉर एनी अदर एसेट। मतलब यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इन चारों एसेट्स के अलावा आपके कोई भी एसेट्स है, इन चारों एसेट्स के अलावा आपके कोई भी एसेट्स है, तो उस केस में आप ये देखना कि पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो अगर 24 मंथ या उससे, सॉरी 24 मंथ से ऊपर है तो वो लॉन्ग टर्म, 24 मंथ या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म। मतलब यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर ये ग्रेटर देन है तो लॉन्ग टर्म, अगर ये लेस देन है इससे या इक्वल टू है तो शॉर्ट टर्म। यानी अमेंडमेंट क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये 36 मंथ्स वाला कंसेप्ट हटा दिया और ये हटा के अब सिर्फ दो ही कंसेप्ट बचे, 12 मंथ्स वाला और 24 मंथ्स वाला। इस साल जो तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोगों के लिए थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे को बाइफर्केशन करना है कि एसेट 23 जुलाई के पहले बेचा गया या 23 जुलाई या उसके बाद बेचा गया, ठीक है ना। बट अगले साल से तो ऐसा हो जाएगा, ये आसान कर दी गवर्नमेंट ने यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने दो ही पीरियड ऑफ होल्डिंग के पॉइंट्स रहने दी। पहले क्या होता था, 3 पॉइंट्स थे, कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले क्या था, 3 पीरियड पॉइंट्स थे, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, ठीक है ना। तो हमको देखना पड़ता था हमारा एसेट 12 मंथ्स वाले में जा रहा है, 24 मंथ्स वाले में जा रहा है या 36 मंथ्स वाले में जा रहा है, ठीक है ना। 24 मंथ्स वाले में उस समय दो ही रहते थे, एक लैंड और बिल्डिंग, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है ना। तो हमको वो देखना पड़ता था। अगर उनमें नहीं जा रहा तो बाकी सब ऐसे 36 मंथ्स में चले जाते थे। हम जनरली बोलते थे जैसे गोल्ड बेचे आपने, फॉर एग्जांपल अनलिस्टेड डिबेंचर बेचे, गोल्ड बेचे, तो ये सब एनी अदर एसेट्स में आ जाते थे। तो यहाँ पे हमको क्या, या स्लम सेल है आपका, तो हम देखते थे कि एनी अदर एसेट्स में आ गए। तो क्योंकि ये जो होते थे ना, ये 36 मंथ्स की कैटेगरी में आ जाते थे, क्योंकि ये ना लैंड और बिल्डिंग है ना अनलिस्टेड शेयर्स है, और ना 12 मंथ वाली कैटेगरी में आ रहे, तो ये आगे 36 मंथ वाली कैटेगरी में। तो हम वहां पे बोलते थे कि 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 36 मंथ या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म। बट गवर्नमेंट ने बोली अब इतना मगजमारी मत करो, बोले आप एक काम करो, बोले लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड या यूनिट ऑफ यूटीआई, ये चार में से कोई एसेट है क्या, तो इनके केस में आपको 12 महीने देखना है। अगर 12 महीने या 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। उन ये चारों में अगर एसेट कवर नहीं हो रहा है तो सब टाइप के एसेट के लिए, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, लैंड बिल्डिंग हो, अनलिस्टेड शेयर्स हो, अनलिस्टेड डिबेंचर हो, गोल्ड हो, इन चारों में जो कवर नहीं हो रहा है उनके अलावा बाकी सारे कैपिटल एसेट अगर 23 जुलाई या उसके बाद बेचे जा रहे हैं तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा, अगर वो 24 मंथ से ज्यादा है पीरियड ऑफ होल्डिंग तो लॉन्ग टर्म है, 24 मंथ या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म है। मतलब गवर्नमेंट ने यहां पे क्या कर दिया, वो जो 36 मंथ का कंसेप्ट था वो हटा दिया। बस ये अमेंडमेंट पीरियड ऑफ होल्डिंग में आया था। तो अब जैसे आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो वहां पे सबसे पहले देखना कि ट्रांसफर की डेट 23 जुलाई के पहले है, तो ये पॉइंट देखना, ये याद रखना। ट्रांसफर की डेट 23 जुलाई ऑन और आफ्टर है तो ये देखना। बस आपको यहाँ पे ये बात को ध्यान रखना है। और शॉर्ट में इसको याद रखने का एक तरीका बताऊं तो वो ये है कि ट्रांसफर की डेट अगर 23 जुलाई के पहले है तो 3 कंडीशन वाला 12, 24, 36 आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो ट्रांसफर की डेट 23 जुलाई या उसके बाद है तो दो ही पॉइंट 12 और 24, या तो 12 में नहीं आ रहा तो वो 24 के हिसाब से चले जाएगा, और 24 मंथ से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कराया जाएगा, 24 या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म। खत्म। दिस इज द अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट बेसिकली कैपिटल गेन्स के अंदर आया है। यहाँ पे मैंने आपके नॉलेज के लिए लिख के दिया है, जैसे लिस्टेड शेयर्स है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आया, पहले भी 12 महीने था अभी भी 12 महीने है। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं, पहले भी 12 महीने था अभी भी 12 महीने। जीरो कूपन बॉन्ड, इसमें भी पहले भी 12 महीने था अभी भी 12 महीने। अनलिस्टेड शेयर पहले भी 12 महीने 24 महीने था अभी भी 24 महीने। लैंड और बिल्डिंग पहले भी 24 महीने था अभी भी 24 महीने है। पर जो बाकी अदर कैपिटल एसेट है इसमें चेंज आया कि पहले 36 महीने था अब 24 मंथ्स हो गया। तो यहां बेसिकली क्या आया है, चेंज आया है। ये आपको यहां से नहीं समझ में आया, यहीं से लिखेंगे, तो मैं लिखा के दे दिया कि आपको तुम्हारे को टेंशन ना। जग सारा घूमे, समझा या नहीं समझा यहां तक? क्लियर? यस और नो? तो ये कैपिटल गेन्स के अंदर अमेंडमेंट थे, जो हमारे अमेंडमेंट्स भी आज क्या हो गए पूरे कंप्लीट, ठीक है ना।
सर सारा समझ आ गया, बट एक चीज कि भाई जी इंडेक्सेशन LTC 112 में भी पहले भी नहीं मिलता था अभिनव, उसमें पहले भी नहीं मिलेगा, बाद में भी नहीं मिलेगा। जो तू पूछ रहा है ना उसमें 112A में पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलेगा। सर जी जग सारा घूमिया मैं तुझका ना कोई पावा। अच्छा सॉरी, क्लियर, दिस इज इट। और क्या है भाई इसमें बताइए, कोई बात थी? तुम एवं ही टेंशन लेके बैठे थे, ठीक है ना। अमेंडमेंट अमेंडमेंट सर बाकी चैप्टर्स की भी डाल दे दूंगा, उसमें कोई मना थोड़ी ना किया हुआ है। अच्छा इसमें एक फर्स्ट चैप्टर में भी एक अमेंडमेंट था, ये तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का अमेंडमेंट था। और दूसरा टैक्स रेट चेंज नहीं हुए, वो 115 BSE में अमेंडमेंट्स है, तो बाकी चैप्टर्स के अमेंडमेंट्स भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना। और एक फॉरेन कंपनी वाले में कि भैया पहले आपको 21 22 का टैक्स रेट देखना पड़ता था, 22 23 का देखना पड़ता। एक अमेंडमेंट और मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जहां तक बच्चों को, ओल्ड वालों बच्चों को भी देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ओल्ड वाले बच्चों को भी देने वाला हूँ, उनके लिए मैं सिर्फ जो फर्स्ट चैप्टर में एक अमेंडमेंट है उनके लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर एक ही रखता हूँ, उनको बेचारों को देखने में आसानी होगी इसीलिए। तो एक तो मैंने आपको बताया कि अब प्रीवियस ईयर 24 25 हो गया है, ठीक है ना, इस साल, और असेसमेंट ईयर जो है वो 25 26 हो गया है, ये एक मैंने आपको बता दिया। दूसरा अगर आपको याद होगा तो एक हम बोलते थे डोमेस्टिक कंपनी के अंदर, डोमेस्टिक कंपनी जो है इसमें हम टैक्स रेट हमारा कितना है 30% है, बट हम बोलते थे इफ टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 21 22 इज लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़, तो फिर टैक्स रेट कितना आता था 25%। और टैक्स रेट 25%, ये कौन से ईयर के लिए, ठीक है ना। बस अब यहां पे ये 21 22 की जगह 22 23 का आपको देखना है, ये अमेंडमेंट है। 21 22 की जगह 22 23 का देखना है, क्यों? क्योंकि टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट फॉर प्रीवियस ईयर 2024 25, तो टैक्स रेट आपको 24 25 के देखना है, बराबर ना। तो टैक्स रेट आपको 24 25 में 25% लगेगा डोमेस्टिक कंपनी को, या 30% लगेगा। तो वो टैक्स रेट क्योंकि 24 25 का आपको चेक करना है कि डोमेस्टिक कंपनी में 25% लगेगा या 30, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 21 22 23 का टर्नओवर देखना पड़ेगा। आप जो पढ़ते थे दिसंबर एग्जाम्स के लिए, दिसंबर 24 और जून 24 में आप पढ़ते थे प्रीवियस ईयर 23 24 का, तो उसके लिए आपको 21 22 देखना पड़ता था। अब क्योंकि प्रीवियस ईयर 24 25 हो गया, तो उसके लिए 22 23 देखना पड़ेगा, बस ये एक पॉइंट है, ठीक है ना। टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं है, मैं वापस से बोल रहा हूँ। ये मैं दो करंट बैच वालों 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे लिए भी काम का है बेसाल, तुमने पढ़ लिया इसका मतलब कि दोबारा का तुम्हारे लिए भी काम का है। टैक्स रेट में कोई चेंजेस नहीं है, टैक्स रेट वही के वही है, ठीक है ना। उसमें एक भी पॉइंट का चेंज नहीं है, जो पहले 2.5 लाख, बुड्ढों के लिए 3 लाख, सुपर बुड्ढों के लिए 5 लाख, वही टैक्स रेट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब कोई महाअनुभवी आके ज्ञान देके जाएगा कि सर 115 BSE में चेंजेस है, हाँ उसमें चेंजेस है, जो 115 BSE है उसमें चेंजेस है, उसमें भी, उसमें टैक्स रेट में चेंजेस है, उसमें 1-2 चेंजेस है, तो वो मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी अलग से आपको दूंगा, मना नहीं करा वो देने के लिए, वो भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो उसमें चेंजेस है, उसका भी आपको मैं बना के दे दूंगा। बहुत ज्यादा इनकम टैक्स में चेंजेस नहीं, जो मेजर चेंजेस थे वो इसी में है, और वो थोड़े 115 BSE में थोड़े चेंजेस है, ठीक है ना। 1-2 PGBP में एक आधी छोटा मोटा चेंजेस है, 40B का, वो जो पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन वगैरह है ना उसका, ठीक है ना। बहुत अल्टीमेट चेंजेस ऐसे इनकम टैक्स में, मतलब ये वाले जो चेंजेस थे ये एक है ज्यादा चेंजेस में, अगर मैं इसको काउंट करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो तुम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, 24 जो तुम्हारी बैच थी तुम्हारे पास 2024 वाली, जो तुम लोगों ने दिसंबर 24 वाली थी, उसी से पढ़ लो, बुक्स भी वही रखा। जो अमेंडमेंट मैं यहाँ पे एक वीडियो दिया, इसके अलावा और 1-2 वीडियो दूंगा, कुछ और वीडियोस दूंगा, और वो देख लेना, तुम्हारे को सारे अमेंडमेंट क्लियर हो जाएंगे, तुम्हारे को और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर ये क्यों बोले आपने, हम तो करंट बैच वाले, करंट बैच वालों के लिए भी ये बात बोल रहा हूँ और ओल्ड वालों के लिए भी, ठीक है ना। अब ओल्ड बैच वालों को भी कुछ, अब जैसे ओल्ड बैच वालों को भी कुछ ना कुछ तो भैया उनको दिक्कत ना जाए ना, तो अब वैसे मैं उनको ये अलग से बताने वाला था, मैंने बोला चलो ये छोटी सी पॉइंट है तो साथ में बता देता हूँ, ठीक है ना। करंट बैच वालों ये बातें तुम्हारे काम के लिए, क्लियर, बट अमेंडमेंट तुम्हारे भी काम का ही है, ठीक है, बोलो क्लियर। कैपिटल गेन का मैंने जानबूझ के अमेंडमेंट अलग से लिया, क्योंकि इसी में मेजर क्या थे अमेंडमेंट से, ठीक है ना, इसीलिए इसको मैंने अलग से लिया ताकि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और मजेदार बात ये बताऊं
कि मैंने करंट बैच वालों को भी ये अमेंडमेंट इस तरीके से अलग से इसलिए भी पढ़ाया कि करंट बैच वाले देख, अगर मैं डायरेक्टली ये पढ़ा देता ना तो तेरे को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए पहले नॉर्म, क्योंकि अब तुम्हारा जो ईयर है इस साल, वो इस साल में पुराना वाला भी एप्लीकेबल है, क्योंकि 23 जुलाई के पहले बेचा तो पुराना वाला भी एप्लीकेबल है, उसके बाद वो डेट है, उसके बाद बेचा तो नया वाला भी एप्लीकेबल है। तो इस चक्कर में तुम्हारे को दोनों पढ़ना था, इसीलिए अपन ने दोनों पढ़े। समझ में आई बात? क्लियर? डन? चलो, तो यहीं पे ये आपका लेक्चर ये वाला कंप्लीट होता है। बाय गाइस।